सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखने की तौफीक अता फ़रमाई और आज की सुबह हमें अता फ़रमाई। और मैं यहाँ खैरियत से ध्यान दें प्रोग्राम पे ध्यान दें। एक जुमला दो दफ़ा बोल रहे हैं अलग अलग अल्फाज को, वो होता है ना। अरे रुके, ये छोटी सी एक वीडियो बना लें ज़रा। किस लिए अपलोड करेंगे ना? ये वीडियो बन रही है हमारी। नहीं अपलोड। वो कैमरा उधर सामने, हाथ हिला दे कैमरे को देख के, हाथ हिला दे। कैमरे को तो हाथ हिला दिया। टिकटॉक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे। तूफान आ रहा है, उस पर वीडियोस बनानी है भाई। तूफान पे जाके समुद्र पे वीडियो नहीं बनाते? जब हाथ में ये चीज आ जाए ना, ये खुराफात आ जाए। अच्छा चले पहले बनाए चले पहले बना ले हम वीडियो। ये हाँ ठीक है, ये हम वीडियो बना रहे हैं। ये मैं हूँ, ये शिफा है और तूफान आ गया है। ये लेकिन वीडियोस बनेंगी सारी। लेकिन आपके हाथ में कहाँ है अखबार? कहाँ है? भूल गए हैं आप अखबार? वो मैंने कहा आज टिकटॉक पे लग जाओ ना। आज का तो दिन है भाई टिकटॉक वीडियो बनाने का। आज का दिन है सोशल मीडिया पे जाने का। समुद्र पे पहुंचे और उसके बाद वीडियोस बनाए, तूफान के साथ अपलोड करें। बेहतरीन, देखें वायरल पोटेंशियल इसमें। लड़कियों को वैसे बहुत पसंद आएगा। हवा से बाल उड़ेंगे और शायद खुद भी उड़ जाएं। हाँ। तो बाल तो जुल्फे उड़ेंगी ना, वो एंजॉय करें बस। ड्रायर पकड़ के आगे से जी, ड्रायर पकड़ के जुल्फे उड़ा के और पीछे वीडियो टिकटॉक बना रही होती है। तो ये होता है। तो हो सकता है कि आज असल हवाएं चलेंगी, साइक्लोन होगा, बाल यूं उड़ेंगे गोल गोल। हाँ। पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, गोल गोल उड़ेंगे। तो लेकिन ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप लोग कहीं जाकर वहां पर खड़े हो जाएं और फिर बाद में आपके वालिदैन कहें कि ये लोग तो सुबह प्रचार ही इस चीज़ का कर रहे थे, इसी चीज़ का दर्स दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है जी। ले आया मैं अखबार ले आया हूँ। हाँ भाई देखो, तूफान आ रहा है। आज की खबर सबसे बड़ी यही है कि तूफान है और इस तूफान से बचने के लिए हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। इसके अलावा ऐलानात सारे जो है वो सारी दुनिया को पता है, मीडिया पर सबको पता है कि तूफान आ रहा है। आपको अपनी हिफाजत खुद करने के लिए बहुत सारी ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो हम करते हैं वो नहीं करनी। बिल्कुल। जिसमें एक बेवकूफ़ी सबसे बड़ी ये है कि ये वीडियोस बना के आप जो है वो अपलोड कर रहे हैं। वो तूफान देखने जा रहे होते हैं। बिल्कुल देखने जा रहे होते हैं। अपनी वीडियोस डालना एक तफरी मची हुई होती है, सिर्फ ऐसा ही। अच्छा, फिर जो हम खबरों में बता रहे थे कि कल भी ये बात हुई थी, परसों भी ये बात हुई थी कि कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर माहीगीर रहते हैं वो अपना इलाका खाली नहीं कर रहे। हुजूर वाला प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपना इलाका जान से कीमती कुछ नहीं है। जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। कराची की तरफ से थोड़ा सा उसने रुख मोड़ा है, थोड़ा सा। बिल्कुल थोड़ा सा वो किनारे से निकल गया, पता नहीं घबरा गया है लगता है कराची से वालों से। ऐसा हो गया। मुर्तज़ा आप साहब से घबरा गया वो। मुर्तज़ा आप साहब या हाफिज नहीं, हमें नहीं पता कौन होगा भाई। आज तो बात होगी कि अब क्या होगा कराची में। अगले तूफान को कौन संभालेगा? अगला एक तूफान तो और आने वाला, उसकी आमद है। वो तो नजर ही किसी को नहीं आ रहा अभी तक। ये तो हमने सुबह बता दिया कि तूफान आना है एक और भी। ये तो हल्का सा होके चला गया, नेड़े होके जो है उनको लोगों ने मुबारकबादियां दे दी है। कल रात को ट्विटर पे बाकायदा कह रहे हैं मैं सरप्राइज दूंगा। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, बिल्कुल मजेदार है। और देखना है कि भाई क्या होगा, क्या होता है। लेकिन ये कि अल्लाह करे कि ऐसी सिचुएशन ना बने कि एक और मुल्क में तूफान आए। हाँ, लेकिन असल में जो तूफ़ान जिसकी हम बात कर रहे थे उससे आपने परहेज़ करना है। आज हम काफ़ी सारी बातें करेंगे क्योंकि 11 बजे उस तूफ़ान ने केटी बंदर से टकराना है। ये इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि केटी बंदर से वो टकराएगा तूफ़ान 11 बजे। केटी बंदर के बारे में तो बताएं। हम बेचारे जो कराची के नहीं है उनको तो पता है केटी बंदर और मतलब हल्का फुल्का पता है केवाड़ी और, लेकिन केटी बंदर है क्या? बंदरगाह है क्या है? अच्छा बताएंगे। 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं, फिर मैं आपको केटी बंदर। कल से मैं ये सोच रही हूँ, वैसे मैं पूछूंगी, फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं ही पूछूं और ये ज्ञान में सिर्फ अपने तक रखूं तो मैं क्यों ना मुल्क में फैलाऊं ज्ञान। मैं आपको बताता हूँ केटी बंदर क्या है। समुद्री तूफान बाइपरजॉय आज दिन 11 बजे पाकिस्तान में दाखिल होगा, केटी बंदर से टकराएगा। तूफान कराची से मज़ीद दूर हो गया। केटी बंदर साहिल से टकराने के वक्त हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में आज से 17 जून तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के। तूफान बाइपरजॉय में हिफाजती नुक्ता नज़र से बिजली बंद करना पड़ सकती है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। कौन बनेगा कराची का मेयर, हाफिज नईमुर रहमान या मुर्तज़ा वहाब? फैसला आज हो जाएगा। IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। टैक्स वसूली हदफ नाकाफ़ी करार, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा। क्रिकेट टीम की तश्कील, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने PSL फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर को बुला लिया। नाइजीरिया में दरिया में कश्ती उलटने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक। मकामी अफराद कश्ती में सवार होकर शादी से वापस आ रहे थे। यूनान के करीब समुंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई।
79 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। बीजिंग में अपनी नौयत के पहले चीन पाक ईरान इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात। और भारत में मणिपुर में फिर नस्ली फसादात, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। दिल्ली में इंतहा पसंदों ने गाय फरोख्त के शुबे में मुसलमान नौजवान को कत्ल कर दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं बिपरजॉय जो साइक्लोन है, यानी कि जो तूफान है जिसने कि आज टकराना है कहाँ से? केटी बंदर से। केटी बंदर से टकराना है। और हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मौजूद है कराची से, रबिया खान कराची से मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो हमें अपडेट करती हैं कि इस पूरे तूफान की क्या सूरत हाल है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम सलाम जी। जी रबिया बताएं क्या सूरत हाल है और आपकी इस तरफ वक्त आज? मौजूद कहाँ पर हैं आप? फिर तो किसी समुंदर पर नहीं चले गई? नहीं बिल्कुल, मैं इस वक्त जो साहिल का एक इलाका है डेविस पॉइंट, वहाँ पर मौजूद हूँ। और इससे कबल भी मैंने आपको यहाँ से रिपोर्ट किया है, लेकिन कुछ करीब से रिपोर्ट किया है और उस दीवार पे जी डेविस पॉइंट आपको बड़ा पसंद है? आज जो है वो समंदर की जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो है वो समंदर टकराता है, तो जो मंजर है वो खासा खूबसूरत नज़र आता है और लहरों की जो शिद्दत है वो भी दीवार से टकराने से जो है वो वाज़े होती है। लेकिन आज जो है वो लहरें उस दीवार के ऊपर से फलांग के सड़क पर आ रही हैं, तो वहाँ करीब खड़े होना मुश्किल है। तो आज मैं थोड़ा फासले पर मौजूद हूँ, जो कि ज़रूरी भी है एहतियाती तदाबीर के लिए। बहरहाल शहरियों के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर साहिली रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। बाकी अगर समुद्री तूफान की बात करें तो बहरा अरब में मौजूद जो समुद्री तूफान है वो मुसलसल आगे बढ़ रहा है और अब जो उसका फासला है वो कराची से सिर्फ 275 किलोमीटर रह गया है, जबकि केटी बंदर से फासला जो है वो 200 मिलीमीटर जो है वो इस वक्त मौजूद है। और जो समुद्री तूफान है वो मुकम्मल तौर पर अपनी सिमत जो कहा जा रहा था कि तब्दील करेगा, तो वो तब्दील कर चुका है और अब उसका रुख जो है वो शुमाल मशरक यानी कि सिंध की जो साहिली पट्टी केटी बंदर है और भारतीय रियासत गुजरात की जानिब है। तो समुद्री तूफान जो है वो उसकी रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है और पहले ये कहा जा रहा था कि दोपहर तक जो समुद्री तूफान न टकराएगा, लेकिन अब जो है वो ये बताया जा रहा है कि शाम या रात तक समुद्री तूफान के केटी बंदर और गुजरात से टकराने के इम्कानात है। असरात की अगर बात करें तो आज कराची में कोई ख़ास जो है वो बादल नज़र नहीं आ रहे, धूप छाँव का सिलसिला जारी है। हल्के हल्के बादल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। साथ साथ जो है वो हवाओं का सिलसिला जारी है। शहर की अगर बात करें तो शहर में हवा की रफ्तार जो है वो तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन साहिली इलाकों में जो हवा की रफ्तार है वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी, जबकि सिंध के दीगर अजला जिनमें ठट्ठा बदीन और इसके अलावा टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, सरपारकर और उमरकोट में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। साथ साथ जो है वो 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा जो है वो अब महकमा मौसमियात ने जो साइक्लोन की मजीद ब्रीफिंग मीडिया को देने से जो है वो इनकार कर दिया है। थोड़ी सी सूरत हाल ये देख रहे हैं कि PDMA ने एक कमेटी बनाई है और अब ये कहा जा रहा है कि मीडिया को जो है वो PDMA की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी और महकमा मौसमियात जो है वो अब किसी किस्म की ब्रीफिंग नहीं देगा। तो कुछ इस तरीके की सूरत हाल है। बाकी जो है वो आज बारिश और तेज़ हवाओं के लिए शहरी तैयार क्या है। हमें आप फुल कैमरा फ्रेम पर दिखा सकती हैं ज़रा इस वक्त की सूरत हाल, जो लहरों की शिद्दत है, क्या मतलब हिफाजत के साथ अगर आप दिखा सकें हमें? जी लहरों की शिद्दत मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन अगर आसिफ आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है वो लहरें खासे फासले पर मौजूद हैं, लेकिन जो दीवार आप देख रहे हैं इस दीवार से जो है वो बाहर लहरें आ रही हैं और ये सड़क जो है वो आपको गीली नज़र आ रही होगी। इसकी वजह यही है कि लहरें जो है वो इस वक्त बाहर आ रही हैं। हो सकता है कि मुमकिन तौर पर कोई लहर जो है वो इस वक्त बिल्कुल बाहर आते हुए आपको नज़र आ जाए, और लेकिन साथ साथ सुबह के वक्त जो है वो रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होती है लहरों की, लेकिन उसके बाद जो है वो रफ्तार हल्की होना शुरू हो जाती है। साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान जब मजीद करीब आएगा तो लहरों की जो ऊंचाई है वो कराची में तकरीबन जो है वो 12 से 15 फीट तक ऊंची हो सकती है। इसके अलावा केटी बंदर की बात करें तो वो 15 से 20 फीट ऊंची जो सी व्यू का इलाका है, जाहिर किया जा रहा है केटी बंदर के। इसके बारे में बता दें कि ये क्या आमतौर पर खाली करवा लिया गया है?
जी, सीवी मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। कल फिर भी हम देख रहे थे कि शहरियों की तादाद मौजूद थी, लेकिन आज सुबह जब हम आए हैं तो तमाम सड़कों पर जो बड़े बड़े मट्टी के पहाड़ हैं वो बना दिए गए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। तो अब मुकम्मल तौर पे जो है वो रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं शहरियों के लिए। शहरियों को इजाज़त नहीं है कि वो साहिल पर आएँ, क्योंकि आज जो है वो समुद्री तूफान टकराने का खतरा है। तो लहरें भी तेज़ हो सकती हैं, हवाएं भी तेज़ हो सकती हैं, जिसके बायस जो है और वो उस सूरत हाल में आपने कहीं देखा कि कुछ लोग ऐसे वो जिनको हम कहते हैं ना उर्फ़ में मन चले समुंदर पर पहुंच गए, वो मन चले आपको कहीं वीडियोस बनाते हुए तो नजर नहीं आ रहे? नहीं, आज मनचले एक भी मनचला मुझे जो है वो नज़र नहीं आया साहिल पे। कल मनचलों की बहुत बड़ी तादाद समंदर पे मौजूद थी, जो कह रहे थे कि कभी कभी तो समुद्री तूफान आता है तो हम उसको देखने आए हैं, उसके साथ तस्वीरें बनवाने आए हैं। तो आज तमाम मनचलों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शुक्र, बिल्कुल सही है जी। रास्ते बंद जब तक ना हो तो ये कौम बाज नहीं आती, जब तक ये रास्ते बंद नहीं होंगे ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन थैंक यू रबिया खान, बड़ी डिटेल में आप जब भी बताती हैं और डेविस पॉइंट से बताती हैं। ये इसका कुछ डेविल्स पॉइंट, अच्छा मुझे लगा डेविस पॉइंट, डेविल्स पॉइंट है। और डेविल्स पॉइंट किसी वजह से नाम रखा होगा रबिया, बी केयरफुल, अगली दफा किसी और पॉइंट से हमें ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन जो भी होता है रबिया से बात करके बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया रबिया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अगले नुमाइंदे भी, और कौन मौजूद है? मोहम्मद वकास मौजूद है बदीन से। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम जी वकास भाई, बताइए क्या सूरत हाल है बदीन में और जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनमें क्या सूरत हाल है मौसम की शिद्दत की, बारिश की और तूफ़ान की? सबसे पहले तो जी देखें, मौसम जो है वो तूफ़ान के बायस से काफ़ी खुशगवार हो चुका है और इस वक्त सूरत हाल बदीन की कुछ ऐसी है कि मौसम मोतमियात ने जिस तरह से बताया है कि तूफ़ान ने रुख तब्दील किया है और अब केटी बंदर से टकराने के खदशात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, चंद घंटे इसमें कि तूफ़ान केटी बंदर से टकराएगा। तो उस सूरत में चूंकि बदीन की जो साहिली पट्टी है, 0 पॉइंट का जो एरिया कहलाता है बदीन का आखिरी इलाका, वो केटी बंदर से काफ़ी करीब है। तो अगर तो तूफ़ान केटी बंदर से टकराता है, उसकी शिद्दत 2 की इस वक्त तक जो बताई जा रही है वैसी है, तो उसके बाद सूरत हाल ये बनती नजर आ रही है कि जो साहिली पट्टी है बदीन के जो 0 पॉइंट से मुल्का आबादियां हैं वहां पर जो है पानी हो सकता है कि ओवरफ्लो हो जाए, समंदर का पानी बाहर है। क्योंकि कल जब हमने विजिट किया था तो लहरें काफी ज्यादा तेज थी, पानी का काफी दबाव था, वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि जो दीगर आबादियां हैं उस तमाम तर इलाके की 10 किलोमीटर का रेडियस जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। उन तमाम तर जो अफराद हैं उनको मुंतकिल किया गया है मुख्तलिफ कैंप्स में। जिला इंतजामिया ने भी काफी सारे कैंप्स लगाए हैं 11 के करीब, और इस वक्त बदीन में पाक फौज की जानिब से भी रिलीफ एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ ये बदीन का एक इलाका है सिरानी, यहाँ पर पाक फौज की जानिब से रिलीफ कैंप कायम किया गया है और मुख्तलिफ जो माहिगीर हैं जो 0 पॉइंट के करीब रहते थे उन्हें यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर तिब्बी कैंप भी कायम किया गया है पाक फौज और PPHI की जानिब से, और तमाम तो जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर मुतासरीन को फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा जो दीगर हमने कैंप्स का विजिट किया कल तक, वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी जो इंतजामिया की जानिब से लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है, जो हमने लोगों से बात की तो उनका ये बताना है कि 3 वक्त का उन्हें खाना दिया जा रहा है, डॉक्टर्स की सहूलियात यहाँ पर मौजूद है, खासतौर पर जो बच्चे हैं शीरख्वार बच्चे उन्हें दूध भी फराहम किया जा रहा है। अगर उसके अलावा हम बात करें मौसम की, तो रात गए से तूफान के असरात जो हैं वो बदीन में शुरू हो चुके थे, हल्की तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त ठंडी हवा चल रही है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि तूफान के बायस अगले 2 रोज तक शदीद तूफानी बारिशों के इम्कानात हैं, तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह हमारे शहरी हैं बदीन में, जो जिस इलाके में आप मौजूद हैं जहां पर तूफान आया है, उनके हवाले से बता सकते हैं उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या कहते हैं? वो भी कहीं कराची वालों की तरह तो नहीं सी व्यू की तरफ निकल जाते हैं कि भाई तूफान को देखना है, या ये लोग समझते हैं और ये अपनी जगह खाली कर रहे हैं और आप लोग जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले हैं आर्मी के जवान उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए जी, सूरत हाल कुछ ऐसी है। कराची के लोगों से तो यहाँ के लोग मुख्तलिफ हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ के जो माहिगीर हैं जो कि उस पट्टी पे रहते हैं जो कि साहिली समंदर से बिल्कुल साथ लगती है, वो लोग हैं जो अपना कारोबार ही समंदर के जरिए करते हैं। वो माहिगीर अफराद हैं, वहाँ से वो रोज़ अपनी मछलियाँ पकड़ते हैं और दीगर इलाकों में बेचते हैं। तो उनकी तरफ से एक रेजिडेंट शो की जा रही है। उनका ये कहना है कि भाई हमारा रोजगार यहाँ से वाबस्ता है, हमारे माल मवेशी यहाँ पर है, तो हम कैसे इलाके छोड़ के जाएँ। चंद लोगों से हमने कल बात की तो उनकी ये खदशात भी थे कि अगर हम यहाँ से चले गए तो पीछे हमारे घरों में चोरियाँ
हो जाएंगी, हमारे माल मवेशी कहाँ जाएंगे। तो कई अभी ऐसे इलाके हैं जैसे अहमद राजू है, उसके अलावा बगाड़ो मेमन है, वहाँ के लोग अभी भी अपने इलाकों में मौजूद हैं, वो अपने घर छोड़ने को जो है तैयार नहीं है। इसी की वजह से जो जिले इंतजामिया उसकी जानिब से भी अब एक जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। उनका ये कहना है कि हम चाह रहे हैं तमाम लोग वहाँ से निकलें, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। कराची के लोग तो समंदर में जा रहे हैं इस वजह से कि उन्हें तूफान देखना है, लेकिन यहाँ के लोगों का मसला ये है कि उनका कारोबार वहाँ से वाबस्ता है, वो तैयार नहीं है अपनी जगहों को छोड़ने के लिए। रहना ही वहाँ पर है, बिल्कुल सही है। हाँ, इनका रहना ही वहाँ पर है, गुजर बसर इनकी सब वहीं से होती है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास का कि उन्होंने हमें बदीन की सूरत हाल से आगाह। मजीद भी हमारे नुमाइंदों से हम बात करेंगे, वेदर के एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। केटी बंदर के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा जानना चाह रही हैं तो क्योंकि ये बेसिकली ये जो जगह है, जैसे आपने अपनी मायनाज जो अक्ल है उसके मुताबिक अंदाजा लगाया कि ये बंदर जो कि इसके नाम है, ये बंदरगाह किसी वजह से बंदर मिलता जुलता बंदरगाह। ऐसा ही है, ऐसे ही। अच्छा, दो बंदर हो सकते हैं ना, एक तो जो अल्लाह मियां ने बनाया है बंदर। नहीं, एक बंदर रोड भी है कराची में जिसको बंदर रोड कहा जाता था पहले। अच्छा, वो बंदरगाह तक जाता था रोड, इसीलिए उसको बंदर रोड कहते थे। और उसके बाद उसका नाम जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर एमए जिन्ना रोड कर दिया गया। वो बेसिकली कायद-ए-आज़म के मज़ार से शुरू होता है और बंदरगाह तक जाता है, पोर्ट तक जाता है, तो इसीलिए पहले उसको बंदर रोड कहा जाता था। अच्छा, अब जो केटी बंदर है उसके हवाले से अगर मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दे दूं, बेसिकली ये ज़िला ठट्ठा में वाक़ है ये केटी बंदर, और सूबे सिंध में ज़िला ठट्ठा में वाक़ है ये, और घारों से ये तकरीबन 120 किलोमीटर इसका फासला है। अच्छा, अब ये जो जगह है, इस जगह की अहमियत या इस जगह की जो बुनियादी तौर पर अहमियत है वो क्या है कि यहाँ पर जो सलाहियत है इसकी, वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, यानी यूँ कहिए कि तीसरा बड़ा पोर्ट बनने की सलाहियत इस जगह में मौजूद है। और इससे पहले पोर्ट ये था और यहाँ पर सामान आता था और मुख्तलिफ शहरों में जाता था। अच्छा, बड़ा ये मतलब दरामद और बरामद का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा मरकज़ रहा है ये जगह। लेकिन उसके बाद अब ये एक ऐसी जगह है जो कि यूँ कहिए कि वीरान है। उसकी वजह क्या है कि समुंदर जो है वो वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, और जो असल जो ज़मीन जो कि जिसके ऊपर खेती बाड़ी की जा सकती है या ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो कम होती जा रही थी। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ से नकल मकानी भी कर ली थी, और इस वजह से अब आप उसको देखेंगे कि एक बिल्कुल जीता जागता शहर जो कि 19वीं सदी में यहाँ की आबादी हज़ारों में हुआ करती थी और बड़ा एक अच्छा वहाँ पर एक वहाँ था, वहाँ अब चंद गांव ही रह गए। सही है। तो कराची से ये कितना दूर हुआ तकरीबन? तकरीबन ठट्ठा से आप लगा लें तकरीबन घारों से 120 किलोमीटर 100 लगा लें तकरीबन, और 150। घारों कितना कराची से? घारों अब ये एग्जैक्टली मुझे क्या पता, मुझे तो आपने बताना है ना, समझाना है। हाँ, लेकिन हाँ बताएं, आप बताएं, फिर हम ठट्ठा जाते हैं, हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं। कराची से ठट्ठा कितनी देर में पहुंचेंगे? हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनको हो सकता है पता हो। तकरीबन 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद घारों उसके करीब है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मामला, हम पहले नुमाइंदे से बात कर लेते हैं। नहीं, आप बता दें अगर आप, हमारे नुमाइंदे रेडी हैं तो। रेडी हैं, बिल्कुल नुमाइंदे रेडी हैं हमारे जी। फयाज यूनुस साहब ठट्ठा से। अस्सलाम वालेकुम फयाज, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बताएं जी, आपकी तरफ ठट्ठा में क्या सूरत हाल है साइक्लोन की? वालेकुम, देखिए जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के इंतहाई करीब ये शहर है वगान जिसका नाम है। यहाँ पर समुद्री हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं। रात से ही यहाँ पर हल्की हल्की बारिश की आंख मचोली चल रही है। सुबह होती है, बारिश होती है, दोपहर होती है, बारिश रुक जाती है और शाम में दोबारा होती है। 2 दिन से यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ से केटी बंदर सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। केटी बंदर को पुलिस, रेंजर्स और आर्मी की जानिब से मुकम्मल तौर पर करवा लिया गया है। सिर्फ कुछ पुलिस के एहलकार और पाक फौज के एहलकार इस वक्त भी केटी बंदर के करीब मौजूद हैं। यहाँ पर केटी बंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हज़ारों लोग कई सालों से मुकीम है और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका रोजगार माहीगीर है। छोटे छोटे गोट बनाए हुए। कल काफ़ी ज़्यादा पुलिस को मज़ामत का सामना रहा क्योंकि कई फैमिलीज़ अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर पुलिस, उनके साथ आर्मी, और फिर आर्मी ने एक इकदाम ये किया कि जो लोग यहाँ से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन मुंतखब हुए उनसे रब्ता किया और उनके साथ मिलकर इन तमाम तर लोगों से बातचीत की और फिर इन्हें गाड़ियों से, बसों से और ट्रकों की मदद से वहाँ से रेस्क्यू करके करीब बान शहर और यहाँ पर घाड़ों के करीब रखवाया गया है। इन तमाम तर लोगों को सरकारी स्कूल, कॉलेजेस में रखवाया गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इनका ये कहना था कि हम लोग जो रोज़ाना कमाते हैं वही रोज़ाना खाते हैं।
आज यहाँ पर केटी बंदर के करीब समुद्री तूफान बिपरजॉय टकराएगा। लोग यहाँ पर परेशान हैं। उनका कहना है कि जब पानी का लेवल डाउन होगा तो उनकी पहली तरजीह है कि फौरी तौर पर अपने घरों की तरफ जाएं, क्योंकि इनकी लाखों और करोड़ों रुपए मालियत की जो कश्तियाँ हैं वो खुले समंदर में खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। यहाँ पर सिविल इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स और फलाई इदारों के लोग मौजूद हैं जो बेयारो मददगार इन लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग हमें यहाँ पर मिले हैं जो इस मौसम की वजह से बीमार हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम इलाज करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि अगर कोई लोग मदद करना चाहते हैं तो वो मेडिसिन की मदद में या खुश्क चीज़ें यहाँ पर फराहम करें। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे नुमाइंदे फयाज यूनुस साहब मौजूद थे। अच्छा, केटी बंदर के हवाले से जैसे ये कटरा की डिस्टेंस जो है वो तकरीबन जो है वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो आप तकरीबन 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर आप जो है वो सुकून से जाएँ कराची से हैदराबाद तो आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब उससे आप डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी देर में आप केटी बंदर पहुंचेंगे। केटी जो है वो आप कौन है? जानने वाली होगी, मेरी नहीं। कैथरीन या मेरे जानने वाले एक साहब थे जिनका नाम था शौकत अजीज साहब। शौकत अजीज साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ठीक है। अच्छा, उनका एक ऐलान था, उन्होंने ऐलान किया था कि हम केटी बंदर को पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बंदरगाह बनाएंगे। अच्छा, फिर बन गई? तो वो बनी तो नहीं, वो गए, वो तो अच्छा खासा लंबा वक्त गुजार के भी गए, बड़ा अमन सुकून शांति से वो उन्होंने वक्त गुजारा। तौर पर वो गए और बस चले ही गए। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या है सूरत हाल कि इस जगह के अंदर पोटेंशियल तो मौजूद है और 150 साल पहले जो है वो तो एक बड़ी एक थ्राइविंग जगह थी। वहाँ पर बहुत कारोबार हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। अब वहाँ पर क्या हुआ है कि तकरीबन यूँ कहिए कि पिछले 75 सालों के अंदर 3 मरतबा बड़ी नकल मकानियाँ हुई हैं इस जगह से। सही है। और उन 3 नकल मकानियों की वजह से, क्योंकि समुंदर आगे बढ़ता है तो लोगों को अपना जो है वो सब शिफ्ट करना पड़ता है, सारा एरिया जो है, तो वहाँ पर आबादी अब बहुत कम रह गई है। और उसकी वजह से जो वहाँ पर अब यूँ कह लीजिए कि कुल इस वक्त अगर हम कहें तो 40 के करीब गांव हैं वहाँ पर, छोटे छोटे गांव हैं जो कि रह गए हैं उस केटी बंदर की जगह पर। तो अब देखते हैं कि ये इतनी बड़ी जो एक हमारे पास यूँ कह लीजिए पोटेंशियल वाली जगह है, उसको हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। बहुत खूबसूरत इलाका था, लेकिन अब आप जाकर देखें तो बस कोई वीरानी सी वीरानी है। दश्त को देखकर घर याद आया, ये वाला शेर मुझे याद आता है। ज़बरदस्त भाई, ठीक है। ये हमारी मामलात हो गए केटी बंदर के, और जो तूफ़ान आ रहा है और बस तकरीबन उसकी आमद हो ही चुकी है कि सेफ्टी रहे लोगों के लिए, क्योंकि जो वीडियोस हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर जिस तरह की, और जब दूसरे ममालिक में तूफ़ान आते थे उनकी जब हम वीडियोस देखते थे तो वाकई एक खौफ तो तारी होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह ताला। बिल्कुल, आमीन आमीन। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको ज़रा बताते हैं कि आज की हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज कौन सी हैं। और साइंसी स्टोरी से शुरू करें। साइंसी स्टोरी से शुरू करते हैं। बरतानिया ने क्या कमाल काम किया है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है बड़ा। हाँ, बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। बिल्कुल जी। बरतानवी साइंसदानों का एक बहुत ही बड़ा एक तरह से ब्रेक थ्रू जो है साइंस का, वो उनको मिल गया है और उस पर बड़ा चर्चा हो रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साइंसदान एक मसनूई एम्ब्रियो तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। इसे स्टेम सेल्स के जरिए तैयार किया गया है। और एक एम्ब्रियो बेसिकली क्या होता है, माँ के पेट में जो बच्चे की बिल्कुल इब्तदाई शक्ल होती है उसको बायो में एम्ब्रियो कहते हैं, और इंसानी शक्ल वो इख्तियार कर लेता है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते होते। अब इस कामयाबी पर कई इखलाकी और कानूनी सवालात भी खड़े हो गए हैं। साइंसदानों का कहना है कि इस एम्ब्रियो को तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए कई जीनियाती बीमारियों का पता चलाया जा सकेगा। और इसके अलावा बच्चा मतलब ना ठहरने की वजूहात का भी इल्म हो सकेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें। एक तो वो जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में ये लोग पता लगाना चाह रहे हैं, DNA टेस्टिंग और वो सारी चीज़ें। एक है वो कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन को किस किस्म के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो जिसको हम कहते हैं कि मिसकैरी हो जाता है। अच्छा, अब जो कानूनी सवालात या जो अखलाकी सवालात इसके ऊपर उठ रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि भाई अगर आप एक एम्ब्रियो तैयार कर रहे हैं तो बेसिकली आप अगेन वही ह्यूमन इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो क्लोनिंग टाइप वो तो एक अलग उसमें थी, लेकिन ये कि ये अब उसका एक नेक्स्ट लेवल आया, नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, अब वही बात है कि देखिए होना तो है, रोक नहीं सकते। द पॉइंट इज कि आप साइंटिफिक डेवलपमेंट को या इल्म को रोक नहीं सकते। आप उसका तयन ज़रूर कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि सही दिमाग हो, जिसकी मॉरल वैल्यूज़ ठीक हो,
जो कि जानता हो कि किसी भी काम के सोसाइटी पर क्या असरात होंगे, वो अपनी डेवलपमेंट को पॉजिटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेगा और हमेशा जब भी वो कोई चीज़ डेवलप कर रहा होगा वो पॉजिटिव सोचेगा। तो अगर आप पॉजिटिव ह्यूमंस डेवलप करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें डेवलप होंगी, अगर आप पॉजिटिव ह्यूमंस नहीं डेवलप करेंगे तो फिर गड़बड़ें हो सकती हैं भाई। हो सकता है अभी ये इनिशियल स्टेजेस पर है, अगर ये इसमें मजीद जो है आगे एवोल्यूशन की तरफ ये मामला जाता है तो हो सकता है इसके हवाले से फिर कानून साजियाँ भी होती हैं इन ममालिक में जहाँ इस किस्म की तहकीकात होती हैं, तहकीकें जो है वो होती हैं, तो हो सकता है कि इस पर वो लोग ये खुद ही कह दें कि भाई हम इसको फलां के इलाज के लिए या मजीद तहकीकात के लिए तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका उस किस्म का जो बड़े पैमाने पर जो इसका इस्तेमाल है वो उसकी ममानियत होगी, वो भी कुछ अरसे तक रहेगा, 50 साल तक रह लेगा चलो वो कानून, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो इंसान ने जो है वो सारे काम करने हैं। तो ये तो मेरा एक आप लिख लीजिए प्रेडिक्शन, और ये ऐसा होगा। अच्छा, फेसबुक की जो मालिक कंपनी है, क्या नाम है उसका? मेटा। अब मेटा ने मसनूई ज़हानत पर बड़ा फोकस रखा हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी सामने लेकर आती रहती है, और अब मेटा ने एक ऐसा टूल तैयार किया है जो कि म्यूजिक बना सकता है। म्यूजिक जीन रखा है उसका नाम उन्होंने। तो म्यूजिक मतलब तो बना ही सकता था? नहीं, बना सकता है का मतलब ये है कि खुद बना सकता है म्यूजिक। पहले तो आपके पास सॉफ्टवेयर होते थे, आप उसको इस्तेमाल करके खुद म्यूजिक बना सकते हैं। चैट जीपीटी टाइप, ये चैट जीपीटी, म्यूजिक का चैट जीपीटी। आपने उससे कहा हेलो मुझे आज एक सॉन्ग बना के दो, पॉप म्यूजिक प्रोड्यूस करें, वो नया गाना बनाएगा आपके लिए, इस तरह की कहानी होगी। बेसिकली म्यूजिक जीन उसका नाम रखा गया है, और इस टेक्स्ट के जरिए उसको हिदायत दी जाती है, और ये इन हिदायत के मुताबिक मौसीकी की धुन तैयार कर रहा होता है। और इस टूल को बनाने के लिए 20,000 घंटों का म्यूजिक इस्तेमाल हुआ है, और इसके अलावा 3,90,000 आलात मौसीकी के जो ट्रैक्स हैं, 3,90,000 ट्रैक्स इस्तेमाल किए गए हैं। और पिछले महीने गूगल ने भी मौसीकी तैयार करने वाला एक टूल मुतारिफ करवाया था। तो अब ये हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए होगी। बिल्कुल, हर चीज़ ऐसी ही होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसे। और लेकिन अगेन वो जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, कोई उसका नेमोल बदल नहीं है ये। हाँ, और इन चीज़ों से मेरा तो मानना ये है कि वो मुतासिर होती है। हम जितना ज़्यादा एआई पे रिलाय करना शुरू कर देते हैं, उतना हमारा जहन चीज़ों को प्रोसेस करना छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे आप जीपीएस का एक मामला ले लें। हम जितना ज़्यादा मोबाइल पे रिलाय करते हैं कि भाई हमें फलां जगह पहुंचना है, तो गूगल बाजी को लगा लेंगे, वो कहेगी टर्न राइट टर्न लेफ्ट, तो हमें वो जहन ये याद रखने की कोशिश ही नहीं करता कि हम कहाँ गए और कहाँ से वापस आए। और फिर अगली दफ़ा जब हमने दोबारा जाना होता है, हम दोबारा उनसे लोकेशन पिन मंगवाते हैं। जबकि इससे पहले जब वो गूगल नहीं थी वो बाजी, तो हम हर चीज याद भी रखते थे, हमें रास्ते याद होते थे प्रॉपर, और हम हर रास्ते पर खुद जाते थे, एक्सपीरियंस करते थे, वो जो लैंडमार्क्स होते हैं उनको अंदाजा लगा कर देखते थे कि कोई यहाँ है। अच्छा, उससे हमें और नई चीजें भी एक्सप्लोर होती थी। बिल्कुल, जहन काम करता था ना। तो अब तो एआई जो बेसिकली ये कहता है जहन को साइड पे रखें, जहन से काम ना लें। खैर एनीवे, जहन से काम क्या ही लें, कभी कभी तो बिल्कुल ही जहन माऊफ हो जाता है। वो एक बड़ा मशहूर मकूल है, मतलब वड्डे लोग वड्डी वड्डी गल्ला, वड्डे लोग वड्डियां गल्ला, ये भी होता है। तो ये फिक्रा जो है एक खबर पढ़कर मेरे जहन में आ गया, और वो खबर ये है कि दुबई में दुनिया का महंगा तरीन मकान फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। रेडी है? बिल्कुल, तकरीबन तैयार है। बिल्कुल, जगह की कमी के बायस दुबई में मकान वैसे ही बड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये तो इतना महंगा है कि आप इसकी कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे। और 60,000 स्क्वायर फुट रकबे पर ये फैला हुआ है। इस मकान में सिर्फ 5 बेडरूम्स हैं। हाँ, 5 बेडरूम्स हैं, और लेकिन इसका जो बड़ा बेडरूम है वो ही 4,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। ये बेडरूम है या स्टेडियम है? ये गिराज जो है इसका गाड़ियों वाला या जो भी वो इतना बड़ा है कि 15 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। थोड़ा मुझे ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। मकान की तामीर में 12 बरस लगे हैं। और 12 सालों में ये तामीर हुआ है। इतने में तो हमारे यहाँ डैम इतने में तो हमारा यहाँ मोमन डैम 10 साल से पहले तामीर हो जाएगा। अच्छा, एनीवे, अब इस का आपको मैं बताती हूँ कि कीमत इसकी क्या है पाकिस्तानी रुपयों में। आप पाकिस्तान पीकेआर में लेंगे या दिरहम्स में लेंगे? पीकेआर में लेंगे। पाकिस्तानी रुपए से मोहब्बत करने वाला शख्स हूं मैं। बस ठीक है, तो 57 अरब 85 करोड़ रुपए बनते हैं जी इसकी मालियत। और बड़े लोग बढ़िया कर लिया, बस ठीक है, सही है। तो ये था जी, ये मैंने 57 अरब 85 करोड़। हाँ, तो हो सकता है, आ सकता है पैसा, इतना क्यों नहीं आ सकता? मुझमें क्या कोई कमी है क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्या कोई मुझमें कमी है? नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, बस आपके पास पैसे की थोड़ी सी कमी है। हाँ। खरीद तो मैं अभी लेता, और क्या, अब भी खरीद लेता, लेकिन पैसा नहीं है, मसला ये है। लेकिन आ जाएगा। मैं तो इंतजार कर रही हूँ स्टील मिल का, पाकिस्तान की स्टील मिल बिके जरा सही। तो वो बिकेगी तो उससे हमें क्या मिलेगा? मैं उसको टर्न अराउंड करूंगी। अच्छा, आप उसकी बनेगी? नहीं, बिल्कुल, मैं उसको खरीद के, और आप मुझे टर्न अराउंड करें फिलहाल। मैं उसको तब खरीदूंगी अगर वो कोड़ियों के दाम बिका। अगर वो प्रॉपर कीमत पे बिका तो फिर तो जाहिर है, फिर तो इंतजार करने के सिवा और उसकी टर्न अराउंड देखने के सिवा मेरे पास चारा कोई नहीं है। बिकने का होता है वहाँ शहद की मक्खियों की तरह लोग आ
जाते हैं। ये देखें, चिमट जाते हैं लोग। और शहद की मक्खियों की ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अमेरिका में हवा का जो मेयार खराब हुआ है ना, उसकी वजह से उनको एक मसले का सामना है, बड़ा मसला बन गया है जी। न्यूयॉर्क में शहद की मक्खियों के गौल हैं जो कि बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और मतलब यूँ समझ लीजिए कि न्यूयॉर्क पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। अच्छा। ये वीडियो वायरल हुई है उनकी काफ़ी ज़्यादा, और इतनी वहाँ पर शहद की मक्खियाँ हैं, इतनी ज़्यादा हैं, जो न्यूयॉर्क की बुलंदोबाला इमारतों हैं वहाँ पर आप शहद की मक्खियों के गौल देख सकते हैं। इमारतों पर बड़ी तादाद में ये तो मक्खियाँ नजर आ रही हैं बाकायदा। जी जी जी। शहरी बड़े परेशान है वहाँ पर कि भाई ये क्या सिलसिला है, हम कैसे अब तो उधर ही शहद की मक्खियों का वो शहद जूस नहीं आया, वही शहद निकालने का काम शुरू कर लें। हाँ। ये तो अल्लाह मियाँ ने उनको मौका दे दिया। ये देखे कितने बड़े बड़े जो है वो उसके गौल हैं वहाँ पर। अच्छा, और न्यूयॉर्क का जो इलाका है मैनहट्टन, वहाँ पर बड़ी तादाद में शहद की मक्खियाँ जो है वो देखी गई हैं। फिर न्यूयॉर्क पुलिस जो है उसको न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में मक्खियों से मुतासरा इलाके को बंद करना पड़ गया था, और फिर इलाके से मक्खियों को हटाया गया। वो उसके लिए खुसूसी महकमा पुलिस ने वो क्या मक्खियाँ पकड़ने की टीम में बुलाई कि टीमें आए और मक्खियों को, उधर मक्खियाँ पकड़ने की टीमें भी हैं, मतलब बेसिकली वो उनको पकड़ के और फिर कुदरती माहौल में छोड़ देती है ना। अच्छा। तो ये इसकी टीमें बनी हुई हैं। तो उन्होंने फिर ऐसा किया ताकि जो है वो उनको बाहिफाजत हटाया जा सके, वहाँ पर लोगों को भी नुकसान ना हो, मक्खियों को भी नुकसान ना हो। बिल्कुल देखें। अच्छा, बेसिकली उसका प्रोसेस क्या होता है, वो उसको पकड़ते हैं मक्खियों को, एक डब्बे में डालते हैं। हाँ। तो और फिर वो डब्बों को ले जाकर उधर खोलते हैं जहाँ पर जो इनका नेचुरल हैबिटेट होता है जंगल में या इस तरह का। तो ये होता है बेसिकली। भाई मैं आपको एक और खबर भी बताती हूँ। ये तो आपने मक्खियों की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल से में आगाह किया। मैंने कर रहे थे ना, आज उन्होंने कहा हम आ ही गए। लेकिन पाकिस्तान का जाहिर है, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात होती है बड़ा कंपैरिजन होता है ना श्रीलंका से, क्योंकि वो हालात अजीब से चल रहे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, श्रीलंका से ये खबर आई है और बड़ी अजीब सी आई है वैसे ये, और ये अजीब अनोखा सा वाक़या है। श्रीलंका में डॉक्टर्स ने गुर्दे जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी पतरी जो है गुर्दे से वो निकाली है। 108 ग्राम वजनी पतरी, 801 ग्राम, हाँ 801 ग्राम जो है वो वजनी पतरी निकाली है। और श्रीलंका के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये पतरी जब निकाली तो ये दुनिया की सबसे बड़ी करार दी गई है, और भारी है, गुर्दे की पतरी है, सबसे भारी है। ऑपरेशन 1 जून को कोलंबो के आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था, और रिटायर्ड फौजी के गुर्दे से 801 ग्राम वजनी पतरी निकाली गई। और ये गुर्दे से निकाली गई जो ये पतरी है ये 5.26 इंच लंबी, और एक आम औसत का जो गुर्दा है उससे 5 गुना वजनी थी। गुर्दे से भी 5 गुना वजनी थी, गुर्दे के अपने वजन से, बिल्कुल। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी निकाले जाने वाली पतरी को दुनिया का सबसे बड़ी जो पतरी है वो तस्लीम कर लिया। और इससे कबल जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2008 में एक मरीज ऐसा था जिसके गुर्दे से 620 ग्राम वजनी पतरी जो है वो निकाली गई थी। तो देखें, मैंने कंपैरिजन की, जो इकोनॉमिक कंपैरिजन की बात की थी, तो गुर्दों की पतरियों में भी श्रीलंका और पाकिस्तान साइड बाय साइड चल रहे हैं। वो 600 से 800 पे पहुंच गए। अब हम 800 से पता नहीं किधर, अल्लाह करे किसी को ये तकलीफ हो, लेकिन ये वाकई मामला जो है वो बड़ा अजीब सा है। और बहरहाल डॉक्टर्स देखें, वही बात है, सेवियर्स होते हैं और लोगों की जानें बचाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन लोगों को भी अपनी जानें बचाने का करना है इंतजाम, अपने ऊपर नज़र रखें, अपनी बॉडी को ज़रा देखते रहें, एनालाइज करते रहें। कोई किसी किस्म का मामला आपको गड़बड़ लगे, हल्की सी तकलीफ हो तो देर ना करें। एक तकलीफ का मैं आपको बताऊं जो बहुत ही एक तशवीशनाक खबर है। लिबिया में सियासी और माशी अफरा तफरी है, उसकी वजह से वहाँ के शहरी गैर कानूनी तौर पर समंदर पार करके यूरोप पहुँचने की कोशिशें करते रहते हैं। ये खबरें हम अक्सर देखते हैं, और बहुत मरतबा कश्तियाँ उनकी डूब जाती हैं, बड़े पैमाने पर हलाकतें होती हैं। और ऐसा ही एक सानिया हुआ है गुज़िश्ता रोज़, जब यूनान पहुँचने की कोशिश में एक कश्ती समंदर में डूब गई, 79 अफराद उसमें हलाक हुए हैं, जबकि 100 के करीब लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन बच जाने वाले जो लोग हैं उनका कहना यह था कि कश्ती पर तकरीबन 500 से 700 के करीब अफराद सवार थे। और अगर ये बात सही है तो फिर इसका मतलब है कि एक बहुत ही बदतरीन सान्या है, क्योंकि और अच्छा एजेस जो थी इन लोगों की वो ज़्यादातर 20 से 30 साल के अफराद थे ज़्यादातर। तो अब जब ये 500 से 700 लोग थे उसमें से 100 बच गए हैं, तो बाकी 600 के साथ जो भी मामला हुआ है बस रहम करें अल्लाह ताला। क्योंकि देखें, जब एक मुल्क के हालात अजीब से हो गए, लिबिया की तो हम सूरत हाल जानते हैं कितनी बुरी सूरत हाल, फिर उसके बाद लोग वहाँ से नकल मकानी करना चाहते हैं। अब वो जो रास्ते इख्तियार करते हैं वो ज़ाहिर है गैर कानूनी होते हैं। तो आप कश्तियों में बैठ कर आप चाहते हैं कि चलो भाई निकलो यहाँ से, किसी तरीके से कश्तियों में बैठो। लेकिन उधर भी उनकी जान पे बनी हुई होती है। अपने ममालिक में भी जो उनके हालात हैं वो ऐसे ही होते हैं कि जान जोखिम में ही होती है। तो वो फिर यही जाहिर है, इंसान का जहन है ना, उसने खुद को बचाना है, तो उसको जो रास्ता जरा आसान नजर आ रहा होता है वो पॉजिटिवली सोचते नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है स्विमर्स के नाम से, मेरा ख्याल है मैंने देखी हुई। वो 2 लड़कियों के हवाले से वो कहानी है कि जो कि स्विमर्स होती हैं और वो भी नकल मकानी करके अच्छे प्रॉपर फैमिली से होती हैं वो, सीरिया की, बिल्कुल। उसके अंदर एक सीन है
कि किस तरीके से वो जहाज़ से, मतलब ये कश्ती से लोगों को नकल मकानी करके लेके जा रहे हैं, और उस कश्ती की जो हालत होती है वो आप देखें, आपका दिल दहल जाता है वो सीन देखकर। वो ज़रूर देखिएगा, लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा। बिल्कुल, उस फिल्म को देखने के बाद आपके दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह मेरे सर पर जो ये छत है ये सलामत रखना। बिल्कुल, ये आपके दिल से दुआ निकलेगी अपने लिए। चलें जी, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद फिर हमारे जो समर कैंप के मामला है वो हम शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फिल्मों की बात करते हैं, बच्चों को कौन सी फिल्में देखनी चाहिए और उनके साथ वालिदैन को भी देखनी चाहिए, ताकि ज़रा एक मॉनिटर्ड फिल्टर्ड व्यूइंग हो और एक कंबाइंड फैमिली एक्टिविटी भी हो जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। हारून शोएब साहब हमारे फिल्म एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और बड़ा हमें तो अच्छा एक फीडबैक आ रहा है बच्चों की तरफ से। ये बताएं आज कौन सी फिल्में दो आप हमें बताने लगे हैं? बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बच्चे वो फिल्में इंजॉय कर रहे हैं जो कि हमने उनको रेकमेंड की हैं। सो आज हम 2 और रिकमेंडेशंस लेकर आए हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि बच्चे जो हैं वो फिल्में पसंद कर रहे हैं जो हम उनको जिनके बारे में बता रहे हैं। सो सबसे पहले जो आज हम फिल्म इंटरनेशनल उनको रेकमेंड करने लगे हैं वो है स्पेलिंग इन द ड्रीम। ये एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसके बारे में मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बच्चों को देखनी चाहिए। और उसके बाद जो पाकिस्तानी फिल्म है उसका नाम है अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ द मारखोर, और ये भी एक बहुत खूबसूरत एनिमेटेड फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म। इसके बारे में बच्चों को बताएंगे आज। सही, क्या बात है, आज हारून साहब अलग लेके आए हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज लेके आए हैं बच्चों के लिए। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री तो भाई फिर बताएं, फिर ऐसा करते हैं आज इंटरनेशनल वाली मूवी से पहले स्टार्ट करते हैं। बताएं जी, ये जो डॉक्यूमेंट्री आप बच्चों के लिए लेकर आए हैं। तो पहले इंटरनेशनल फिल्म के बारे में बात करते हैं और फिल्म है जनाब स्पेलिंग इन द ड्रीम। और ये बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और डॉक्यूमेंट्री फिल्में ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, बच्चों का इंटरेस्ट ज़रा कम होता है, लेकिन ये वो फिल्म है, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें बच्चे ज़रूर इंटरेस्ट होंगे। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो स्पेलिंग्स, बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है कि अंग्रेज़ी ज़बान भी सीखनी है, फिर साथ स्पेलिंग्स भी हर लफ्ज़ के आने चाहिए। तो ये एक नेटफ्लिक्स की प्रेजेंटेशन है जो कि अभी रिसेंटली आई है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह उन्होंने दिखाया कि स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना बच्चों के, जिस तरह स्कूल में भी होते हैं, मुकाबले होते हैं, लफ्ज़ दिए जाते हैं, बच्चों को स्पेलिंग करके बताने होते हैं, इस तरह यूएस में एक पूरा कल्चर है स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स का। तो उसके हवाले से ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, लेकिन ये भी बताया गया है कि ये कितना कम्पेटिटिव हो जाता है। बच्चे जो हैं उनके ऊपर प्रेशर कितना ज़्यादा होता है कि उन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लेना है और हर लफ्ज़ का स्पेलिंग उन्होंने बताते जाना है। फिर उसके अंदर बच्चों के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो विनर्स हैं वो कैसा फील करते हैं, जो बच्चे नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते उनके ऊपर क्या प्रेशर रहता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और डॉक्यूमेंट्री का फॉर्मेट जो है वो बच्चों को बहुत शुरू में ही इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है फ़िक्शन के ऊपर या एनिमेटेड सीरीज़ या कार्टून सीरीज़ तो बच्चे देखते ही हैं, कार्टून की फिल्में भी देखते हैं, लेकिन यह है कि डॉक्यूमेंट्री का जॉनरा इस तरह का है कि अगर वालिदैन कोशिश करें और बच्चों को शुरू में ही इंट्रोड्यूस कराएं तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जिससे बच्चे बहुत कुछ लर्न भी कर सकते हैं और बहुत कुछ उनको एक्सपोजर भी हासिल होता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि ज़रूर बच्चे जब देखेंगे तो उनको पसंद आएगी और फिर उसके बाद वो और डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने की तरफ अपना रुझान करेंगे। तो ये ज़रूर दिखाएं बच्चों को, बहुत अच्छी फिल्म है। ये तो फुल ऑन लर्निंग है फिर मेरा ख्याल है, जो स्पेलिंग्स और इंग्लिश का जो ये इन्होंने जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसके अंदर वो वाकई बहुत ज़्यादा होती है। और मैं देख रहा था वो एक इंडियन बच्चा था, वो बड़ी ज़बरदस्त स्पेलिंग करता था, और फिर उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे बच्चे इसके अंदर आते हैं, पाकिस्तानी बच्चे कुछ होते हैं, कुछ अमरीकी बच्चे, चाइनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैथ्स के कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, बट कंपेरेटिवनेस इसके अंदर खतरनाक हद तक आगे बढ़ जाती है। उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, विच इज़ समथिंग जो कि डेंजरस हो जाती है साइकोलॉजिकली बच्चे की अपनी ज़हनी सेहत के लिए भी। अच्छा, अब अल्लाह यार सर, अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मारखोर, मज़ेदार फिल्म, बताइए जी। पाकिस्तानी फिल्म बिल्कुल ज़बरदस्त फिल्म है ये, अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ द मारखोर। पाकिस्तान की एनिमेटेड फिल्मों में एक बहुत बड़ा ये एक माइलस्टोन समझी जाती है। ये फिल्म है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम ज़ाहिर है कि अल्लाह यार था, और वो एक महरूम मारखोर के साथ, और एक उसमें चक्कू जो है वो स्नो लेपर्ड है, और एक चकोर है, चकोर जो कि हमारा कौमी निशान एज अ बर्ड वो भी है। तो वो इन 3 जानवरों के साथ उसकी दोस्ती के बारे में है, और ये तीनों जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, यानी जिन जानवरों की नस्लों को ख़तरा है उनमें से ये तीनों हैं। तो उसके बारे में ये है, उनकी दोस्ती के बारे में,
और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर सेट हुई हुई बहुत खूबसूरत फिल्म है। बिल्कुल। कि ये तीनों जानवर जो हैं ये किस तरह अल्लाह यार के दोस्त बनते हैं, फिर अल्लाह यार और इनकी जो मुख्तलिफ एडवेंचर्स हैं वो किस तरह रहती हैं और किस तरह वो नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एनिमेटेड फिल्म है और ये ज़रूर देखें बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। ये सिनेमाज में बहुत हिट रही है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा जाकर देखी थी, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो जाकर देख लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हारून साहब। मुशर्रफ अली फारूकी साहब की तरफ चलते हैं, हमारे राइटर मुसन्निफ और हमें किताबों के हवाले से गाइड करते हैं। उनसे बात करते हैं कि कौन सी किताबें बच्चों को पढ़नी चाहिए। मुशर्रफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। सब ठीक ठाक और खैरियत? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। ये बताएं कि कौन सी आज की हमारी 2 किताबें हैं जो आप हमारे लिए लेकर आए? जनाब, आज इन 2 किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें से पहली किताब का नाम है मोतीचूर के लड्डू, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और दूसरी किताब है टिक टिक द मास्टर ऑफ टाइम। ओके, सही। तो ये बताइए ना पहले, फिर उर्दू किताब मोतीचूर के लड्डू जो हैं उसके बारे में बताएं। ये किताब क्या कहती है, कौन से लड्डू खिला रही है? जी, तो पहली किताब जो आज हम देख रहे हैं वो है मोतीचूर के लड्डू। ये अम्मारा शाह साहिबा ने लिखी है, जो बहुत अच्छी बच्चों की राइटर हैं। ये उनकी एक से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं। ये किताब, इसकी कहानी है, एक जिन है, कस्तूर जिन, और वो मोतीचूर के लड्डू की तलाश में निकलता है। और उसको नई नई खुशबूयात जमा करने का शौक़ होता है, और इसी तरह वो एक मिठाई की दुकान पे पहुंचता है और वहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसमें ये फुली इलस्ट्रेटेड पिक्चर बुक है और बच्चों को इसे पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर नज़्म की सूरत में भी बहुत सारी कहानी बयान की गई है। ओके, वेरी गुड, पोएट्री भी है इसमें। अच्छा, और अंग्रेज़ी किताब जो है वो टिक टिक क्या है? वो टिक टिक भी ज़रा प्लीज़ बताइएगा। जी जनाब, तो अंग्रेज़ी किताब जो आज हम देख रहे हैं उसका नाम है टिक टिक द मास्टर ऑफ टाइम। ये मैंने लिखी है, मैं मुशर्रफ अली फारूकी, मैं उसका लिखने वाला हूँ, और इसकी इलस्ट्रेशंस मिशेल फारूकी ने बनाई हैं। और ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक दूसरे सैयारे से दुनिया पर आते हैं। अच्छा, और ये दुनिया पर उस वक्त आते हैं जब दुनिया छोटी से बड़ी हो रही थी, यानी दुनिया एक बिल्कुल बच्चे की तरह थी, और उस वक्त ये साइज़ इसका बड़ा हो रहा था। और इस तरह ये दुनिया में आते हैं और दूसरे सैयारे से, और इनके बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ पे शुरू होते हैं। इनके साथ एक बिल्ली है और इनके दादा जान इनके साथ हैं। तो उनके सारे एडवेंचर्स हैं, किस तरह वो पेंगुइन्स के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ उनके एडवेंचर्स हुए, ये सारी इस कहानी के अंदर चीज़ें। वेरी गुड जी, थैंक यू। मुशर्रफ अली फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, एक ये देखिए कि एक तो मुशर्रफ अली फारूकी साहब, वो हमने शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन ख़ुद भी ज़ाहिर है किताबें लिखते हैं, बच्चों के लिए लिखा। हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी है पहले, अब ज़रा कम लिखा जाता है। अब कम भी लिखा जाता है, और जो पहले लिखी गई हैं वो ज़ाहिर है एक खास जनरेशन ने तो पढ़ी हैं। हाँ। उस जनरेशन की गलती ये हुई कि उस जनरेशन ने आगे आने वाली जनरेशन को वो पास ऑन करने के बजाय एक तो बाहर का मवाद सारा इंपोर्ट करके और उनको दे दिया। वो फिर हमारे स्कूलों का निज़ाम हम सब जानते हैं कि भाई उसमें वो एलीट और वो जो इंग्लिश का एक आया तूफान, और उसके बाद फिर हमने अपना जो उर्दू का मामला है या जो भी इवन पाकिस्तान में जो इंग्लिश का लिटरेचर लिखा गया, दैट इज व्हाई वी जस्ट लेफ्ट उर्दू एंड देन वी शिफ्टेड टू इंग्लिश। सो दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, एंड वी शुड डिस्करेज। लेकिन भाई हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे उर्दू नॉवेल्स पढ़ने वाले हैं, और इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें, उर्दू नॉवेल्स पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। ये वी शुड एनकरेज रीडिंग इन उर्दू। ओके, एंड वी शुड इंस्पायर आवर चिल्ड्रन, वी शुड टेल देम दैट। और अब तो मेरा खैर मशवरा है पेरेंट्स को कि वो बाकी ज़बानों की तरफ भी निकल जाएं। भाई ये चाइनीज़ की तरफ, जो खास तौर पे हमारे खित्ते में आने वाले वक्तों में इंपॉर्टेंट है। नहीं, बच्चे अवैध सीखते हैं, बहुत क्विकली पिक करते हैं, और हमेशा देखें बाहर के अपनी भी सिखाएं। बच्चे अंग्रेजी हमेशा बोलना चाहते हैं, सिखा दें, कोई मसला नहीं है, अपनी वाली भी सिखा दें। बिल्कुल, ये जरूरी है, वरना हम अपनी वाली नहीं लैंग्वेजेस भाई प्लीज लर्न उर्दू, प्लीज लर्न उर्दू। ये मेरा अंग्रेजी में मशवरा है आप लोगों को, प्लीज लर्न उर्दू। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। दुनिया के जो अमीर तरीन शख्स जो हैं आजकल, इलॉन मस्क साहब, उनको खबरों में रहने का फ़न आता है जी, ठीक है। और ये फ़न अच्छा
मुझे तो खबरों में रहने की एक ही शख्सियत मैं जानती हूँ और वो है फिरदौस आशिका अवान साहब। वो तो आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, फिरदौस इलॉन आपा। मस्क को छोड़ दें, वो फिरदौस साहिबा जो है वो तो खैर माशाल्लाह वो खबरों में रहती हैं। लेकिन इलॉन मस्क का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि इलॉन मस्क ने इस मरतबा एक काम किया है। एक 14 साल लड़के को उन्होंने अपनी कंपनी में मुलाजमत दी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उस लड़के को मुलाजमत देकर उन्होंने सारी दुनिया को चौंका दिया है। और इस बच्चे का नाम है जी कैरन क्वाजी और ये लड़का इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स उसमें ये करेगा काम। और ये अपनी उम्र से हर चीज में ही आगे है। हाँ, कॉलेज में ये 9 साल की उम्र में पहुंच गया, 11 बरस की उम्र में इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। तो ये अजीब सी इसकी, और 3 बरस बाद उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। ये तो कोई शराफत तो नहीं हुई, लेकिन चलो अच्छी बात है, ये उसने ये काम कर लिया। अब जब इलॉन मस्क को पता चला कि भाई ये गैर मामूली ज़हीन बच्चा है तो उसने सोचा कि इससे फ़ायदा उठाया जाए, उसको इसने मुलाजमत की ऑफ़र कर दी और अब ये बच्चा उसकी कंपनी के लिए काम करेगा। हमारे यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे 12, 13, 14 साल के बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं, यकीनन मौजूद होंगे, जो कि देर इमेंसली टैलेंटेड। और उन बच्चों को डिस्कवर करना और उन बच्चों को सही रास्ते पर लगाना, सही तरीके से करियर गाइडेंस करना, ये तालीमी इदारों का भी काम है, पेरेंट्स का भी काम है और मीडिया का भी काम है। तो मीडिया वाले, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में अगर कोई करियर गाइडेंस पर काम कर रहा है तो उसको सलाम है। ये बेसिकली मैंने अपने आप को ही किया क्योंकि और कोई कर नहीं रहा ये वाला काम, तो इसीलिए कभी कभी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाना चाहिए। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे करियर गाइडेंस के हवाले से, हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और आईटी, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, गेमिंग वगैरह वगैरह वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं क्या क्या दुनिया में हो रहा है। मोहम्मद उमर साहब हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमारे साथ अयान साहब मौजूद हैं, अयान अली खान साहब। ये भी 14 साल के हैं और इन्हें कंप्यूटर साइंस में कुछ आगे करना है। अब ये क्या करना है, कैसे करना है, ये इन्हीं से आप जानेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे। क्यों नहीं, आराम से साइड पे बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अयान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या एज है? 14। आप भी 14 है जी। और आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या बनना चाहते हैं? हैकर। क्या? आईटी और हैकर में हैकर बनना है। अच्छा, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर साइंस आप वहीं से गुजर के इनका रास्ता। और अभी आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं कंप्यूटर साइंस में, कुछ सीखा है आपने? जी जी। क्या क्या? लाइक मुझे थोड़ा बहुत हैकिंग के बारे में भी पता है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है लाइक आईटी के वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह कोई तरह की चीज़ें सीखी है? जी, कोडिंग आती है। कोडिंग भी आती है? बस तो मोहम्मद उमर साहब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस। अच्छा, ये नहीं बताना था, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। लेकिन माशाल्लाह आप सर गाइड करेंगे इनको जनाब। तो आपके सवाल और आपके जवाब। जी हाँ जी। तो मेरा आपसे एक सवाल था कि जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनका जॉब क्या होती है आईटी एक्सपर्ट्स की फील्ड्स? यानी अच्छा, आईटी जो है ना, इट्स अ बड़े ब्रॉड एक एरिया है। आईटी में आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। लेकिन आपकी एज में जैसे इंट्रोड्यूस करवाया अवैस ने कि ऑफ कोर्स जो मॉडर्न कंपनीज हैं आजकल, दे आर लुकिंग फॉर यंग टैलेंट। उसका रीज़न क्या है? पहले क्यों नहीं ऐसे हुआ कि हमने 14 ईयर्स या 13 ईयर्स के बच्चों को हायर किया? तो आजकल का जो दौर है वो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर किड्स लाइक यू। और रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लर्निंग के टूल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, हम लोग यूट्यूब को यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लेकिन यूट्यूब का सबसे बड़ा जो एक पर्पस है दैट इज़ सेल्फ लर्निंग। ऐसे ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं यूट्यूब पे कि आपको टेक्निकली किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है आजकल। MIT के लेक्चर्स जो दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स, हार्वर्ड के लेक्चर्स, वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। हाँ। तो अब आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी ऑफ दैट, वो इस चीज़ को जानते हैं और उससे वो मैक्सिमम पोटेंशियल उसका हासिल करने के लिए खुद लर्न कर रहे हैं वो। जी। तो सबसे पहली जो मेरी एडवाइस होगी आपके लिए वो ये कि अगर आपका रुझान आईटी, कंप्यूटर साइंस, टेक की तरफ है तो यू शुड गेट इनटू सेल्फ लर्निंग मोड। आपने कोडिंग कहाँ से सीखी? लाइक मेरे फ्रेंड्स थे, वो करते थे, उनको आती थी तो उन्होंने मुझे आके सिखाई थी। और कौन सी, किस लैंग्वेज पे? लाइक इंग्लिश में। नहीं, जैसे कोडिंग के लिए होती है ना, जावा होती है या C# होती है या C++। और कितने अरसे में आपने ये सीख ली थी? लाइक 1 to 2 years लगे थे मुझे। अच्छा, ठीक है। और स्कूल में कंप्यूटर साइंस कितना इन्वॉल्व है? लाइक उसमें तो काफ़ी है, आता है मुझे कंप्यूटर साइंस ऊपर से। और लेकिन जो क्लासेस में हमें पढ़ाते हैं स्कूल में वो तो खैर दूसरा आता है, बेसिक्स जो होती हैं मेन। लेकिन जो बाकी जो मैंने इंटरनेट वगैरह से खुद से सीखा है, हाँ, वो ज़्यादा अच्छा क्या सीखा है। वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जिस तरह लाइक मुझे पहले हैकिंग का शौक था, आईटी का पहले था मुझे, लेकिन उसमें लाइक वो बहुत मुश्किल था। मैंने इसको ट्राई किया तो मैं काफ़ी बार फेल भी हुआ उसमें।
लेकिन अब हैकिंग में मैं जब आया तो मुझे दोस्तों ने भी सिखाया साथ साथ, तो इसलिए अब उसमें ज़रा आता है मुझे थोड़ा ये हैकिंग की तरफ जा रहा है बच्चा। हाँ जी, हैकिंग इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। लेट्स से कंप्यूटर को हैक करने के लिए आपको कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यू कैन नॉट ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स अंटिल यू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर। तो वो एक इंटरेस्टिंग फील्ड है और हैकिंग कोई एक बुरी चीज़ नहीं है। हैकिंग जो है उसमें एथिकल हैकिंग है, फिर लॉट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं कि आपने सिस्टम्स की हार्डनिंग को चेक करना है कि हाउ सिक्योर इज अ सिस्टम, उसके लिए आपको हैकिंग एटीट्यूड चाहिए। एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू ब्रेक इनटू अ सर्वर, इफ दे आर नॉट एबल टू ब्रेक इनटू अ सर्वर दिस मींस दैट द सर्वर इज प्रॉपर्ली हार्डन्ड। तो ये एक बड़ा अपकमिंग और बल्कि ओवरऑल साइबर स्पेशलाइज्ड डोमेन है ये। साइबर सिक्योरिटी बल्कि स्पेशलाइज्ड फील्ड, आजकल इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि देयर इज ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यानी कि स्कोप अच्छा खासा है। स्कोप अच्छा है। पाकिस्तान में इसकी तरफ रास्ता किस तरह से बनाया जा सकता है? अब क्या कोई बनना चाहे अगर तो? जी, पाकिस्तान में सबसे पहले तो एक्चुअली जो कंप्यूटर साइंस है वो सिर्फ एक डिग्री नहीं है, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। तो जो अयान जैसे बच्चे हैं हु आर इंटरेस्टेड, सबसे पहली जो मेरी एडवाइस होगी वो तो ये कि दे शुड सेल्फ लर्निंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेल्फ लर्निंग में शुरू कहाँ से करें? यूट्यूब, इतनी सारी चीजें हैं यूट्यूब पर, गूगल से शुरू कोर्स करना शुरू करें मिसाल के। अच्छा, इसमें लेट्स से आप आजकल चैट जीपीटी और टेक का ज़माना है, so I think first thing you can start is what is IT। कभी आपने गूगल पे टाइप किया कि what is इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या what is कंप्यूटर साइंस, सही है, तो वहाँ से गूगल आपको गाइड करना शुरू कर देगा। so you can build that layer by layer and go as deep and broad as you like। सही है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि plenty of very useful content is available, बल्कि इंडियंस हमारे से बहुत आगे हैं। मेजॉरिटी जो कंटेंट है ना ये आपको इंडिया में मिलेगा। उनकी ऑफ कोर्स वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग विंडेड होती हैं, लेकिन ये कि हिंदी लैंग्वेज में भी हैं जो कि काफ़ी सिमिलर है उर्दू से। और फिर इनिशिएटिव्स लाइक खान एकेडमी, खान एकेडमी क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो बेसिस है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग है। आपने जब भी कोई प्रोग्रामिंग में कोड लिखना है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज क्रिएट अ मैथमेटिकल मॉडल अंडर दिस। और मैथमेटिकल मॉडलिंग की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग। दिस इज व्हाट द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और यही बच्चों को आजकल सिखाया जा रहा है मॉडर्न दुनिया में भी, जिसमें फिनलैंड आई थिंक दे आर वन ऑफ द फोर फ्रंट्स के हाउ टू बी क्रिएटिव, हाउ टू ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ देयर सोल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम को आप मल्टीपल तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाउ टू सॉल्व दैट इन द सिंपलेस्ट मैनर। आपने पाकिस्तान से पढ़ना है या बाहर जाना है? पाकिस्तान से। और अगर बाहर जाना चाहें तो? यूके जाना चाहते हैं जी। तो आईटी में जब हम बात करते हैं कि बाहर से डिग्रीज हों और बाहर ज़ाहिर है वो लर्निंग का एक अलग लेवल है, वो हम सब जानते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी किस किस्म की, मतलब कुछ है इस तरह के कोई स्कूल्स हो जो खास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हों, कोई खास ऐसे पाथवेज हों कि जो आप करें, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना स्कूल में आपने सोशल वर्क भी करना है तो वो आपके ग्रेड को या आपकी सीवी को अगली यूनिवर्सिटी में अच्छा दिखाते हैं तो दे माइट सिलेक्ट यू ओवर सम स्टूडेंट जिसने सोशल वर्क स्कूल में नहीं किया हुआ। तो कौन से ऐसे आपको लगता है प्री रिक्विजिट्स हैं जो ये अभी से ये स्टार्ट कर लें करना सो दैट इट कम्स ऑन देयर एप्लीकेशन? अयान ने यूके का जिक्र किया। यूके का जो एडमिशन का रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूएस। अच्छा, यूके लुक्स एट योर कोर सब्जेक्ट्स। लेट्स से अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री करनी है, हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम वेरी अर्ली एज। आपने लेट्स से कोई जिस आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड आए, सो आई वुड सजेस्ट यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट, ताकि जब आप यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वो आपसे शायद इतना ये ना पूछें कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं या आपने वॉलंटियर वर्क कहाँ पे किया हुआ है, लेकिन दे वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि अयान शुड बी लेट्स से इन द टॉप परसेंटाइल फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास। ही शुड हैव डन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी इन कंप्यूटर साइंस। उसीलिए अगेन बैक टू सेल्फ लर्निंग। इफ़ ऑक्सफोर्ड को ये पता चल जाए कि अयान ने एक प्रोग्राम लिख दिया है जो कि लेट्स से दुनिया में साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर देता है, आई मीन टॉकिंग इन वेरी लेमैन टर्म्स, then Oxford would be very much interested. Oxford may approach him for an admission because you know he is the upcoming talent. US may things are slightly different. US may it's a bit more sort of more diverse platform. उसमें मैं इतना dwell नहीं करूँगा क्योंकि आपने UK का टारगेट किया हुआ है, so मेरी एडवाइस है वो UK पे ही। अच्छा, पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनमें जा सकते हैं और कंप्यूटर साइंस की वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है? मतलब एक तो वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, बेहतरीन जगह है वहाँ पर। ज़ाहिर है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं तो आप पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और कौन कौन से हैं पाकिस्तान में? अगर आप टॉप से शुरू करें ना तो ऑफ कोर्स उसमें जो की प्लेयर्स हैं, GIK है,
गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नस्ट का कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस, सीक्स बल्कि इधर 8 सेक्टर में ही है इस्लामाबाद में। देन यू हैव लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, वहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस, एब्सोल्युटली कंप्यूटर साइंसेस। फिर आपके फास्ट है, आई मीन बेतहाशा, फास्ट इज आल्सो वेरी गुड, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने वहाँ से पढ़ा है। टारगेट तो ये करना चाहिए कि शुड लैंड इन दिस टॉप टियर अगर आपने पाकिस्तान में डिग्री करनी है। अगर आपको बाहर से कोई ऑफर आती है, विच आई एम श्योर यू विल गेट, सो आई मीन यूरोप भरा पड़ा यूनिवर्सिटी से, you have American universities opening their campuses in Middle East as well. दुबई में बहुत सारे campuses आ गए इन American universities के, सिंगापुर साइड पे। So it's all about जब आप stand out करोगे ना कंप्यूटर साइंस में, तो आपके जो odds हैं to get into a good computer science school would increase. और उसके लिए again back to the point कि अपना जो वक्त है वो आप effectively इस्तेमाल करो, make sure that you are focused on learning. अपनी कंपनी भी ऐसी रखो जिसमें आपके फ्रेंड्स हैं जो कि रुझान लर्निंग की तरफ है। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने कभी किसी यंगस्टर को हायर करने की कोशिश की? जी जी, एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज द फ्यूचर। क्योंकि अभी देखा जाए तो जो ड्रोन्स हैं, मैं आपको ड्रोन्स की एग्जांपल देता हूँ। सो आने वाले दौर में जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे। अब ड्रोन्स की सबसे अच्छे पायलट्स कौन है? They are kids, gamers who actually play games. तो अगर let's say आपने एक जनरेशन 5 आपके पास फाइटर जेट है जो इसके अंदर आप पायलट बैठा हुआ है, एज कम्पेयर टू ड्रोन जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल को एक बच्चा सबसे अच्छा फ्लाई कर सकता है। सो दिस इज द टैलेंट रियली, दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन। अयान सिटिंग नेक्स्ट टू अस, ही इज द फ्यूचर, ही कैन ब्रेक और मेक पाकिस्तान, किड्स लाइक हिम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो टेक का लैंडस्केप है इन टर्म्स ऑफ ग्रास रूट डेवलपमेंट या जो हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं वो इतना इंकरेजिंग नहीं है। आई थिंक वी प्रोड्यूस अबाउट 25,000 ग्रेजुएट्स अ ईयर, जिसमें से मेजॉरिटी जो ब्रेन ड्रेन हो जाता है टू अब्रॉड, और जो लोग रह जाते हैं पीछे उनमें से 5% आर एम्प्लॉयबल। सो इट्स अ मार्केट विच इज इन ह्यूज डिमांड, और एनीबडी विद डिसेंट कंप्यूटर साइंस स्किल्स कैन लैंड द जॉब इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड एनीवेयर। अच्छा, हमारे साथ शबीर साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। स्टूडियो में आवाज दे दे शबीर साहब की। जी शबीर साहब, क्या फरमाएंगे, क्या बात करना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है आज। मैं आपके आईटी एक्सपर्ट उमर साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि एथिकल हैकर और नॉन एथिकल हैकर, ये इनमें डिफरेंस क्या है? और जो नॉन एथिकल हैकर है वो है तो वो भी हैकर ही ना, तो उसको क्यों एथिकल हैकर कहते हैं? वाह, इंटरेस्टिंग। जी, बेसिकली नॉन एथिकल, पहले एथिकल हैकिंग की बात करते हैं। एथिकल हैकिंग जैसे मैंने जिक्र किया कि जब भी आप कोई कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर सेटअप करते हैं उससे आपको सिक्योर करना पड़ता है। सिक्योर करने का मतलब ये कि अगर बैंक ने एक सर्वर इंस्टॉल किया तो बैंक चाहेगा कि तमाम जो कस्टमर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेस वगैरह की इंफॉर्मेशन सब सेफ हो। बेसिकली फायरवॉल टेस्टिंग। फायरवॉल इज अ पार्ट ऑफ दैट। टर्मिनोलॉजी आई है भाई, वाह वाह। बिल्कुल। तो जब आपने कोई चीज़ डिज़ाइन कर ली, सो यू वुड नीड पीपल लाइक एथिकल हैकर्स जो कि उसे टेस्ट करें कि वेदर इट इज़ पेनिट्रेबल और नॉट। तो ये एथिकल हैकिंग हो गई। जो नॉन एथिकल हैकिंग है वो कुछ मिलिशियस इंटेंट के साथ, बुरे सॉर्ट ऑफ मकासद के साथ किसी सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट या ब्रेक इन करने के लिए अटैम्प्ट की जाती है। लेट्स से हमारे जो एडजेसेंट ममालिक से कुछ अटैम्प्ट्स आती रहती हैं टू ब्रेक इनटू आवर सिस्टम्स। सिमिलरली वी सो इट्स वाइस वर्सा। सो इट्स ऑल द इंटेंशन दैट मैटर्स। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, इन वेरी लेमैन टर्म्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी टू टेक्निकल, लेमैन टर्म्स में कि डेटा चुराना है तो आप हैकिंग कर रहे हैं, अनएथिकल डेटा बचाना है तो एथिकल हैकिंग हो गई। इसका और एक आसान चीज़ आप समझ लें कि जब कोविड की वैक्सीन आई थी तो उस वैक्सीन में भी वही वायरस था जो कि हमें अदरवाइज लग जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन उस वैक्सीन को आपकी बॉडी में जब इंजेक्ट करते हैं तो वो वायरस अच्छा हो जाता है क्योंकि वो एक्ट डिफरेंटली कर रहा है, और अगर वो आपको अदरवाइज अटैक करेगा तो वो आपको बीमार कर देगा क्योंकि वो वैक्सीन है। तो मेडिकल वाली बात, ये हम आप ईमान जाते हैं, आप मेडिकल वाली बात करेंगे हम समझ लेंगे कि हाँ ये सही बात कर रहे हैं। आसान तरीन एग्जांपल दी। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम सलाम सर। जी अकील साहब फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? जी सर, मैंने असल ये पूछना है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। और आजकल जैसे आपको पता है समर वेकेशन चल रही है, तो मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि मुझे कौन सा ऐसा कोर्स करना चाहिए कि मेरी थोड़ी सी ना ऑनलाइन अर्निंग बेहतर होगी। ऑनलाइन अर्निंग भी आजकल बड़ा काम चल रहा है, तो वो क्या करना चाहिए? करने चाहिए अपने लिए? जी, जब कोर्सेज तो बेतहाशा है, लेकिन अगेन मैं ये
आपका रुझान किस तरफ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन कोर्सेज में आई थिंक टू स्टार्ट विद, अगर आप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर लें, कोई HTML का, या लेट्स से चैट GPT में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप कर लें, तो यानी कि लिस्ट कैन गो ऑन। बिल्कुल, लेकिन अपना इंटरेस्ट जांचना जी, इंटरेस्ट की उसकी बेसिस पे करें तो मेरा मशवरा ये कि वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उमर साहब आपका भी, अयान साहब आपका भी। करियर गाइडेंस का हमारा ये सेगमेंट था। अब ज़रा तूफ़ान की भी अपडेट हमें करनी है, क्योंकि जो खबरें थी वो ये थी कि 11 बजे तक जो है वो तूफ़ान केटी बंदर को हिट करेगा। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहौलियात की जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपने वक्त निकाला। बहुत अहम आजकल आप लोगों के ज़ाहिर मसरूफियात चल रही हैं, एक तरफ से मतलब बारिशें हैं, एक तरफ तूफ़ान है। लेकिन शहरी साहिबा, साइक्लोन की तरफ आने से पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है आपके साथ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, आप खुद स्टडी कर रही होंगी, आप बहुत क्लोजली ये सारी चीज़ों को, माहौलियाती तब्दीलियों को मॉनिटर कर रही होंगी। दुनिया में आपने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज और वो सब अटेंड किए हैं। आपका क्या मानना है, क्या आपकी समझ में आया पाकिस्तान और हमारे ख़ित्ते में ये जो इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आ गई हैं कुछ अरसे से, कि सैलाब भी आ रहे हैं, बारिशें भी ज़रूरत से ज़्यादा और रूटीन से ज़्यादा हो रही हैं, अब साइक्लोन्स का मामला भी यहाँ पे शुरू हो गया है, हमें किस किस्म की एहतियात या तदाबीर करनी चाहिए अभी से टू अवॉइड दीज कंडीशंस इन द फ्यूचर? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अहम सवाल है। और फ्यूचर कंडीशंस की प्लानिंग पिछले सैलाब से भी आपने देखा होगा काफ़ी शुरू हो गई थी, लेकिन मेरी नज़र में हमारे जो डेवलपिंग ममालिक हैं जिनके यहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं है लोकल, देखिए सारी जो होती है प्लानिंग और रेजिलियंस बिल्डिंग, एडेप्टेशन, ये होती है एट द लेवल ऑफ सबसे बेस्ट लोकल होता है। अभी भी जो रिलीफ एफर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, हमने सेंट्रली कोऑर्डिनेट किया, सिंध गवर्नमेंट लीड कर रही है, फिर DDMAs लीड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस 5 कोर कमांड मुतहर्रिक है, रेंजर्स मुतहर्रिक है, क्योंकि इवैक्यूएशंस लार्ज स्केल हुए हैं जी। 70,000 से लगभग लोग इवैक्यूएट हुए हैं अंदरून सिंध में 4 अजला से। तो इशू ये है कि अब आप कह दें कि जी आगे प्लानिंग करें, पिछली जो आपको बड़ा सानिया हुआ था उससे हीट वेव की वजह से होते हैं ये सारे ट्रिगर, ये वाला भी। अब ये जो प्लानिंग हो रही है उसमें 3-3 साल लगते हैं। रिजिलियंट डेवलपमेंट का $4 नॉर्मल डेवलपमेंट का होता है जी। अब ठीक है, सब लोग अपने अपने महदूद वसाइल में जो कर सकते हैं करें, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना आगाही है, ना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, और लोग तो छोटी छोटी वेदर के लिए भी रेजिस्ट करते हैं कि जी आप थोड़ा सा नकल मकानी कर लें कुछ देर के लिए, लेकिन वो रेजिस्ट होता है जी, क्योंकि ये एक फितरी सी बात है। जब अब आप सुबह मॉर्निंग शो कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं, आपको मैं बताऊंगी पूरा साल सानियों से गुजरा है, और क्लाइमेट नैरेटिव इंटरनेशनली इतना हमने कहाँ पहुँचा दिया। शाम के किसी 8 o'clock शो ने सिवाय सियासत के मुझे कभी नहीं बुलाया फॉर क्लाइमेट, इसलिए मैं डिक्लाइन करती थी। मैंने कहा नहीं, आप जब तक इस पर नहीं फोकस करेंगे, मैं कुछ ऐसा वैसा बयान रिस्पॉन्सिबल सियासी बयान दे दूं, वो तो ना सिर्फ ऐसे चलेगा चैनल्स पे हॉट केक्स के मसालेदार के और हेडलाइंस बनती है अखबार में। क्लाइमेट का जब तक डिजास्टर नहीं होता कोई पूछता नहीं है जी। सारे साल मेट पेजेस पे चली जाती है बड़ी बड़ी पॉलिसीज जब जी। सो नो, वी आर नॉट रेडी एज अ कंट्री। हम ऐसा ही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आज की सूरत हाल पर। हाँ, आज की सूरत हाल पर अगर हम आए तो इस वक्त की लेटेस्ट जो अपडेट है वो अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकेंगे, क्योंकि हमें ये पता था कि जी 11 बजे उस तूफान ने हिट करना है केटी बंदर, तो उसके लिए हमने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, और अब जो उसकी डायरेक्शन और जो उसकी हिटिंग टाइम है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई है? बारिश हाँ तो थोड़ा सा हमेशा 10% तब्दीली आती है, और अभी ये कह रहे हैं कि इट विल बी आफ्टर 12 या 12, और केटी बंदर से अल्लाह के फजल से ये थोड़ा सा ईस्ट वियर कर रहा है। जो रात को 3 बजे पहला मोड नज़र आया कि वो ईस्ट वियर कर रहा है, यानी कि वो और हिंदुस्तान के गुजरात की तरफ रुख इख्तियार कर रहा है। इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसका रूट जो है अब, लेकिन जो उसका एक आप जूम मैप्स में देख रहे होंगे ना, वो एक रेडियस बनता है, सर्कल्स बाहर निकलने, कभी सफ़ेद कभी लाल, तो एपिसेंटर डाल होता है। फिर उसकी जो तेज़ हवाएं होती हैं
उसका उस गोलाई का उस ओवल एक पेनम्बरा बनता है, उसका असर पूरे इलाके में होता है। वो कैचमेंट एरिया भी दिखाते हैं, पहले कराची था डायरेक्ट कैचमेंट में, वो अब निकल गया। उसके साथ अब हमारे मतलब कल से थरपाकर भी नज़र आ रहा है, बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा है और थरपाकर में लाइन गुजर रही थी। सो दैट मीन्स, लेकिन इंटेंसिटी इसकी लैंडफॉल के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स कम होने लगती है विंड्स की, और वो फिर नॉर्थ चला जाएगा इनटू आई थिंक इंडियन राजस्थान। लेकिन जब तक गुजरेगा वो एक प्रेडिक्शन तो साइक्लोनिक हवाओं की होती है, बड़ी लंबी चौड़ी हैवी बारिशों की, लेकिन ऑफ एंड ऑन। और ज़ाहिर है समंदर इलाके हैं, समुद्री कोस्ट लाइन है, साहिली इलाके हैं, उधर एक रेड अलर्ट हमने बहुत इम्पोज किया हुआ है कि जी वेव्स जब तेज़ बनती हैं तो हमारे माहीगीर इलाके हैं, वो सारे माहीगीर उनकी इनकम्स हैं जी, फिशरीज, तो उनको बचा के रखना, उनको फिर नकल मकानी करना बहुत मुश्किल रही है। इवन मरी डिस्ट्रिक्ट वीव डन, लेकिन की है ताकि वो ख़तरे से बाहर रहे जी। वो रात को कंप्लीट हो गए थे, कल ही सब कुछ ये सारे हमने एक्स्ट्रा दिन भी छोड़ा हुआ था। बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी जी। और हमारी कोशिश है कि सिटीजन्स को, शहरियों को तकलीफ ना पहुँचे, लेकिन फौरी तौर पर हम उन्हें ख़तरे से महफूज जगहों में मुंतकिल कर लें। और लोगों से ये भी इस्तदा है कि प्लीज़ अपने तय वापस ना जाएं, कि जी हमारा घर वहाँ हवा, अब देखिए सूरज निकल के हम जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये हो कि उन इलाकों में कुछ और ख़तरा हो, लाख हो, और शायद आपके कच्ची मकानियत है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, डैमेज्ड हो। उस हवाले से फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बनेगी कि इनका ख्याल रखें, और हम रिलीफ एफर्ट्स को फिर उसका जायज़ा लेंगे। तो दिस विल कैरी ऑन द रिलीफ एफर्ट्स। ये वही इलाके हैं जो 2022 में सबसे बदतरीन मुतासिर हुए थे जी, अफेक्ट हुए थे। अच्छा, अब कराची की अगर जैसे हम बात करें, कराची में हम बात करते हैं कि जी सैलाब अब या तूफ़ान जो है वो आते आते अपना रुख चेंज कर ले जाता है। बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो कोस्ट लाइन है कराची की, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर मकानात तामीर हुए हुए हैं और वो बड़ा ख़तरनाक है और उनको इवैक्यूएट भी करना पड़ता है। वो इवैक्यूएट सीव्यू वाले इलाके तो कर भी दिए, लेकिन ऐसी जगहों पर मकानात तामीर करना ये है तो ख़तरनाक ही। तो अब इस चीज़ का कैसे तदारुक किया जाएगा? आपको याद है सीव्यू जब एटलीस्ट हम बहुत छोटे होते थे, प्लानिंग की गई थी और बड़े आई रिमेम्बर बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि सी फ्रंट, हर दुनिया में सी फ्रंट विलाज और होती हैं, रियल एस्टेट होती है जी, कि अपने साहिली इलाकों का लोग को इस्तेमाल कर सकें। तो कुछ के मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं, आई मीन इंजॉय द बीच एंड व्यू एंड व्हाटएवर। लेकिन इस सिचुएशन में क्लाइमेट चेंज इतना तेज़ हुआ है कि मैं तो आई फील कि लोगों को अब इस तरह डायरेक्ट सामने रहना, मुस्तकिल, मतलब ये नहीं कि वो विजिट के लिए जा रहे हैं, मुस्तकिल रहना, आप किसी भी वक्त ख़तरा हो सकता है। मैं क्योंकि ना रियल एस्टेट प्लानिंग में हूँ ना अर्बन प्लानिंग में, ये ज़रूर कहूँगी कि सीव्यूज़ नेचुरली एक फितरी बात बनती है, एक्सपोज लग रहा था, और वो जो DHA के इलाके हैं जो साहिल के करीब हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम जी। बिल्कुल। अच्छा शहरी साहबा, जब हम इस किस्म की आफात से डील कर रहे होते हैं तो एज अ मिनिस्टर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अभी तक? क्या आपने देखा है और ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या रही हैं कि हमारे, ठीक है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो तो एक इक्विपमेंट भी उनके पास है, उनके पास कैपेसिटी भी है और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो उनमें कैपेसिटी होती है टू डील विद दी सिचुएशंस। लेकिन हमारी अपनी जो सिविल इदारे हैं उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करने की, और कितनी उसमें कैपेसिटी कितनी है? और क्या हम इस तरह का कोई अमल कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स दे दे जिसमें कि स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज की डिग्रीज करने पर और वो अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च करने पर गवर्नमेंट जो है वो सरमाया उस पर लगाए अपना? आप लोग बहुत ही मैच्योर और रैशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। आई एम ग्लैड यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि एडेप्टेशन, फिर मैंने कहा, लोकल होता है और लोकल सिचुएशंस ऐसी हैं कि बहुत मुश्किल है। हाँ, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह के ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज इतना नया एक सब्जेक्ट है कि मसला हो रहा है जी। और ये मसला ये है कि अब हमने इसके तदारुक के लिए बनाई हैं डिपार्टमेंट्स, बल्कि नास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तो यूनिवर्सिटीज़ से कहा है कि आप अपने फुल ऑन डिपार्टमेंट शुरू करें, और NDMA के साथ प्लानिंग है कि जी
यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम एक प्रोग्राम करें जहां क्लाइमेट एक्सपर्टीज़ और डिग्रीज डेवलप करें। अगर इंटरनेशनली हमें क्यूरिकुलम से लिंक करना, जैसे वेदर मॉडलिंग के लिए हम करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमेशा रीजनल होता है, एक मुल्क में नहीं इम्पैक्ट करता, और सिस्टम्स ग्लोबल होते हैं जी। तो इस तरह की लिंकेज अगर डेवलप हो जाए और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमारे स्टूडेंट्स भी उनके लिए जॉब क्रिएशन, अब मसलन हम टेक्निकल एडवाइज़र के लिए एडवर्टाइज करते हैं तो उम्र इतनी रखते हैं, वो जनरेशन जो है, सॉरी टू से, लिटरली माय जनरेशन जी, वो नहीं इन चीज़ों में कन्वर्सेंट है। ये तो मेरा अपना इंटरेस्ट था कि दैट आई एम वेरी पैशनेटली इन्वॉल्व इन क्लाइमेट चेंज फॉर द लास्ट 5-6 years, लेकिन बात सिंपल है जी, इस वक्त लोगों में वो शऊर नहीं है। अभी भी किसी ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे देख लें, उसमें भी ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज का एक चैप्टर है और बाकी वो मेन स्ट्रीम नहीं हुआ हुआ, जो होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइनली हमें ये भी बताइए कि इस वक्त इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पर ये तूफ़ान हिट करेगा, जो आप लोगों के मेजर्स हैं उनके क्या मेन हाइलाइट्स और फीचर्स हैं? देखिए, इवैक्यूएशन सेंटर्स बने हैं कोई 60 से 70, लेकिन ये ज़्यादातर स्कूल्स हैं और सीमेंट कवर्ड बिल्डिंग्स, इसमें तरपाल नहीं काम करता, टार्पोलिन टेंट्स नहीं इस्तेमाल हो सकते बिकॉज विंड को ब्लो अप, नए क्लाइमेट इश्यूज जी। और तो सबको सेफली मुंतकिल कर दिया गया है, और इस सूरत में 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। अब उनको खाना और साफ़ पीने का पानी मुहैया करना, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है, देखिए वो अपने घर बार छोड़ के आए हैं, तो ये भी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का काम है तो सुपरवाइज के लोगों को कंप्लेन ना हो। एक बंदे को भी गलत, मतलब कैनिस्टर में पानी मिल गया तो जाहिर है ये गलत बात है। उनको साफ पानी मिलना चाहिए, खाने का मुहैया होना चाहिए। और फिर हमने हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी अलर्ट कर दिया कि इस किस्म की नकल मकानी में डिजीज़ का भी होता है, ज़ाहिर है ख़वातीन और बच्चे भी होते हैं। तो इस UN ओचा भी हम वॉच कर रहा है, लेकिन हमने सारे MPAs को कहा है, क्योंकि मैंने इस बजट सेशन में है, MPAs को इंस्ट्रक्शंस है कि आप लोग सारे ज़मीन पे रहें। परसों तक शायद मैं भी पहुंचूंगी जी, देखने के वहाँ रिलीफ सिचुएशन कैसी है। थैंक यू। ठीक, बिल्कुल सही, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शेख रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी, अब हमारे साथ 2 प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत इनके नाम हैं और इनसे हम जानेंगे थोड़े से इनके इंटरेस्ट। 2 बच्चे आए थे तो आपने कभी नहीं कहा 2 प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं? नहीं, मैंने कहा है। अच्छा, मैं तो हर वक्त कहती हूँ, हमारी स्टूडियो बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा है। मैं तो ये इस बात की वही कहने वाली हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हूर खान जहांगीरी और उनके साथ मौजूद हैं रश्मीजा अनीस। और मुकाबला क्या करना है हमने इनसे? सवाल और जवाब का ज़हनी आजमाइश का मुकाबला होगा। क्वेश्चंस के आंसर्स ये देंगी। यू हैव टू बी क्विक गर्ल्स, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी 12 और आपकी 12। तो कौन से क्लास में? 7? दोनों एक ही क्लास में फ्रेंड्स हैं यार? ये हैं तो अगर एक जीत गया और एक हार गया तो कुछ नहीं होता। ये एटीट्यूड है भाई, एक जीतेगा और एक हारेगा, कुछ नहीं होता। जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है आप लोगों का? कुछ सवाल जवाब, कुछ इस तरह कुछ एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं? बस ऐसा ही है। अच्छा, आपको वैसे क्या, किस चीज में इंटरेस्ट है? व्हाट डू यू लाइक स्पेंडिंग योर टाइम इन? मतलब कि ज़्यादा आर्ट्स में अच्छा लगता है, और जो सी वीडियोस एडिटिंग करना, वीडियोस बनाना है मुझे। वीडियो एडिटिंग करना, वेरी गुड। किस सॉफ्टवेयर पे करती हैं भाई? मतलब मैं कैपकट में आजकल आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इनशॉट कैपकट और इनशॉट, इसमें से मैं दोनों करती हूं। इनशॉट और कैपकट। और आप हूर इसी में एडिटिंग, आपको भी एडिटिंग का शौक है? दोस्त हैं, तभी तो सहेली हैं, ठीक है? आपको भी एडिटिंग का शौक है। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। देखो, कपड़े भी इनके तकरीबन एक जैसे हैं, वो उधर कढ़ाई जो हुई है दोनों के सामने तकरीबन सेम है, तकरीबन जूते भी तकरीबन सेम है, बस बालों में वो इन्होंने बीड्स नहीं लगाई हुई है, लेकिन बालों का स्टाइल भी सेम है। ये क्या चक्कर है? अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स है भाई, आप मामूली दोस्त नहीं है, सही रिजल्ट भी सेम आ जाए इनका, हो सकता है। चलो फिर बराबर रखना, ठीक है? एक जवाब आप देने का। स्टार्ट करेंगे। रेडी हैं? चलो भाई, अच्छा, इधर आएगा स्क्रीन पे आएंगे। मशीन को मेरे दोस्तों हमेशा इधर कर दिया करो, ये एक प्रोटोकॉल बना लो, ये मुझे रोज जाहिर है
कहना पड़ता है लेकिन पाकिस्तान ये कि ताकि हाँ थोड़ा सा धक्का दे दो इसको, इसको कर दे इस तरफ, ठीक है, ताकि ये बच्चे हमारे स्क्रीन को देख सकेंगे। रेडी? हाँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने इस कैमरे की तरफ और अब हम आपसे पूछेंगे सवाल, फौरन जवाब देना है, जो पहले देगा जवाब उसका पॉइंट हो जाएगा। रेडी? 1 2 3 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? नहीं आता। अगला सवाल। नहीं हाँ। कुछ कहने लगी थी। टिक टिक नहीं आता। अच्छा, अगला सवाल बता दो, जवाब तो बता दो। सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा, बिल्कुल। जी, अगला सवाल 0 दे दो, मेरा पॉइंट दे दो ये। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर। चकोर। इतना जोर से बोलना होता है, चकोर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जोर से बोलो। ऊंचा बोले। चकोर। हाँ, क्या बात है, ताकि चांद तक आवाज जाए चकोर की। ठीक है, अगला सवाल बताइए, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। वन हो गया, बिल्कुल 1-1 हो गया। ठीक है, उसको समझा रही है 1-1 कुछ मीटिंग चल रही है इनकी आपस में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, लाइए 1 2 3। उस नबी का नाम बताइए जिन्हें मछली ने निगल लिया था। क्या बात है, जबरदस्त। हूर खान जहांगीरी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 2 1 एंड यौम पाकिस्तान किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च। बराबर चल रहे हैं भाई, मुशावरत करके आए हैं दोनों बच्चे। बिल्कुल, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? यसरब। वेरी गुड, शाबाश, गुड। कुछ चक्कर है भाई, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये दोनों। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी जबान बोली जाती है? चीनी से नाम बनता है कुछ। मैंडरीन चाइनीज? नहीं, चीनी से नाम है कुछ, लास्ट पर चीनी और फर्स्ट पर चीनी आला। कौन सा? मेडिटेरेनियन चीनी। कुछ ऐसे ही बताओ भाई। भाइयों मेरी तो अपनी जबान भूल गई है मुझे। नहीं, अब इसका जवाब बताना है। बताओ भाई, प्रोड्यूसर साहब बताओ इसका जवाब क्या है? मेरी तो अपनी जबान पश्तो, उर्दू, अंग्रेजी सब गुमनाम सी हो गई। उनको भी नहीं पता होगा। चलें अगले सवाल पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बात ही ना बने। करते हैं कोशिश इसकी हल करने की। दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम क्या है? कराची तो बड़ा तो नहीं। कराची? नहीं, कराची बड़ा है पाकिस्तान का। क्या हो गया बच्चों, कराची तो सुबह नहीं बन रहा। बताओ भाइयों, बताओ। नहीं जी, नहीं। चलो अगला सवाल का जवाब बता दो। और हमारे प्रोड्यूसर साहिबान पीछे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे लगता है साइक्लोन इधर पहुंच गया है, इधर आ गया साइक्लोन। चलिए जी, अगला सवाल सुनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? नाश्ता किया था सुबह? क्या खाया था हम लोगों ने? मैंने सुबह सैंडविच खाया था। अच्छा, बताओ क्या जवाब क्या है? जवाब बताओ। चलो, कराची तो नहीं है। कराची जजीरा कहाँ से है? जजीरा क्या होता है? आइलैंड। ग्रीनलैंड। ये वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। कुरान करीम में सबसे अफजल रात कौन सी है? शबे नहीं, ज़ाहिर शब भी होगी कोई। हाँ। कौन सी? शब्बे से बनता है, आगे एक लफ्ज है। शबे तो है, आगे लफ्ज कौन सा है? वही तो है। शब रात को कहते हैं। कौन सी वाली शब? शबे मेराज नहीं, शबे कदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, मेरा पॉइंट हो गया ये। चलो अगला दिखाओ, अगला सवाल। अफ्रीका के सबसे तवील दरिया का नाम क्या है? एंटार्क्टिका नहीं। दरिया। मिस वहां से आवाजें लगा रही हैं। मिस हौसला रखें, क्लास नहीं है ये। मिस भी तो सारे बच्चों को सिखाना होता है ना। मिस ने चाहती है हर जगह सीख जाए, कोई मुकाबला हो रहा है। मिस ऐसे ना कर। जी, रिवर। मिस ने वैसे बताया सही कि रिवर है भाई, समझो बात को। कौन सा रिवर है? बड़ा मशहूर रिवर है। दरिया नील। आपको कैसे पता चला? कहीं से आवाज तो नहीं आई? आवाज तो नहीं आई हमारे कान में, तो आई। वेरी गुड। चलो भाई, ये हूर खान जहांगीरी के कितने हो गए? 5 पॉइंट्स और आपके रश्मीजत 2। कितने सवाल रह गए हमारे पास? बी क्विक। चलो बी क्विक। सेगमेंट कितनी देर का रह गया? मतलब ये है मेरे दोस्त। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? डेजर्ट। जी, सहराए कौन सा? हाँ, सहराए नील है? नहीं, सही। मैंने कहा कंफ्यूज भी तो करूँ ना। सहराए जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे निज़ाम शमसी में कुल कितने चांद हैं सोलर सिस्टम में? 146 है ये 146 है। चांद 146 ही है ना 146 है। ये चांद वांद का बड़ा पता है। दोनों को दे दो भाई इसका पॉइंट। पहले तो ये बोली नहीं, दोनों ने तकरीबन नहीं। साथ है। हाँ चलो बिल्कुल। ठीक है। ये ओके। 6 पॉइंट पे हैं, वो 2 पे हैं। लास्ट सवाल है हमारे पास, अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम? अब्दुल्ला। बहुत फास्ट है भाई, बहुत फास्ट है माशाल्लाह। क्या स्कोर? 7-2। क्या हुआ ये? ठीक है, सॉरी। कोई बात ये जानबूझ के बच्ची ने अपनी सहेली की मोहब्बत में उनको जीत चलें। दिया। ये होता है, लेकिन Very ये good. कि गर्ल्स थैंक यू, गुड जॉब, शाबाश। गुड जॉब, शाबाश। नाज़रीन वक्फा देते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं पोलियो वायरस के हवाले से। कराची में पोलियो का जो वायरस है उसका सैंपल डिस्कवर हुआ है। अब ये मामला कितना संगीन है, इस हवाले से हम बात करेंगे। फातिमा मीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी, उवैस और शिफा। बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा एक्सप्लेन हमारे लिए कर दें और नाजरीन के लिए भी कि ये वायरस का दरियाफ्त होना कितना ख़तरनाक है और इसका मतलब क्या है। हाँ, ये इन्वायरमेंटल सैंपल जो होता है ये होता क्या है? शिफा और उवैस, हुकूमत पाकिस्तान और डिफरेंट प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो पोलियो का सुराग रखती हैं, और वो सुराग इस तरह रखती हैं कि किसी बच्चे को अगर पोलियो का मर्ज़ मुब्तला हो या फिर वो डिफरेंट पॉइंट सीवरेज सिस्टम के जो हैं वहाँ से पखाने के सैंपल्स जमा करती हैं, और उससे हमें ये पता चलता है कि सीवरेज सिस्टम जिस इलाके को भी सर्व कर रहा है वहाँ पर कोई ना कोई बच्चा है जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उसके जिस्म में पोलियो का वायरस गया है और वो अपनी आंत से एक्सक्रीट कर रहा है फुजले के अंदर। इससे हमें ये पता चलता है कि उस इलाके के अंदर कोई ना कोई अनइम्यूनाइज्ड यानी कि बुरी कुव्वत मुदाफ़ियत वाले बच्चे मौजूद हैं जिनको इजाफी पोलियो की वैक्सीन देने की ज़रूरत है। तो हमारे लिए कराची का शहर आपको पता है एक बहुत बड़ा मेट्रोपोलिस है, और उसको पोलियो से साफ़ करने में हुकूमत ने बहुत मेहनत की थी और अवाम ने भी ताउन किया था सारी वैक्सीनेशंस करवा के। 2 सालों से हमारे पास ह्यूमन केस नहीं आया था, और अब मई में हमारे पास गडाप के इलाके से सोराब गोट का जो सीवरेज सिस्टम है वहाँ से हमें पॉजिटिव सैंपल मिला है। इसका ये मतलब है वो सारे इलाके जो कि गडाप और सोराब गोट के इस सीवरेज सिस्टम को फीड करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई पॉकेट है अनइम्यूनाइज्ड बच्चों की। अब इसमें हैदराबाद की भी कुछ यूनियन काउंसिल्स शामिल हैं, जामशोरों की भी कुछ यूनियन काउंसिल्स शामिल हैं, और ये सोराब गोट, गडाप, गुजरो, ये सारे इलाके जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसलिए हुकूमत ने ख़ास तौर पे 19 और 25 जून के बीच में एक ख़ास हिफाजती टीकों की मुहिम रखी है जिसमें इजाफी डोजेज़ इन इलाकों के लोगों को मिलें। तो इल्तमास ये है कि जो भी बच्चे अभी आजकल स्कूलों की छुट्टियां भी हैं, जैसे बात हुई थी कि भाई 2 साल से कोई केस नहीं आया था, तो 2 साल से कोई केस नहीं आया, अब ये आया है, तो अब कैसे पता चलाया जाएगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और ताकि हम डायरेक्टली उस जगह को टारगेट कर सकें? जब भी हमारे पास इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आता है तो वो NIH की एक लेबॉरेटरी है इस्लामाबाद में, और वहाँ पर फिर वो एक वायरल कल्चर होता है। उस वायरल कल्चर से वो पता करते हैं कि भाई ये वायरस किस वायरस से कनेक्टेड है। कराची वल्नरेबल क्यों है? कराची वल्नरेबल इसलिए है क्योंकि कराची वो जगह है जहाँ पर मुसाफिरी में लोग रोज़े माश के लिए अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते हैं। तो पाकिस्तान में शुमाली वज़ीरिस्तान, बनू का इलाका जहाँ पर अभी एक केस पॉजिटिव आया इस साल के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी माहौल में पॉजिटिव है। जो शुमाली इलाका अफ़गानिस्तान का है, कंदरहार का, नंगरहार का, वहाँ पर भी पॉजिटिव केसेस हैं, और ये लोग मुसाफरी करके क्वेटा के ज़रिए कराची तक पहुँचते हैं। तो इसलिए ये जो गडाप और गुजरो वगैरह का इलाका है, यहाँ पर बहुत से लोग मुसाफरी करके अफ़गानिस्तान से और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा से सफ़र करके आते हैं, जिस वजह से भी या तो इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है या इन्होंने रूटीन वैक्सीन और पोलियो की वैक्सीन की डोजेस कम ली होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो भी मुसाफिर हजरात इन इलाकों से आए हैं, हाँ जी
जो डोजेस कम है, मिसाल के तौर पे अब एक बच्चा है जो पिछले 5 साल से, जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाता, वो हर साल पोलियो वैक्सीन और हर मुहिम में अपने पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जाते हैं उसको, और एक बच्चा वो है जो ऑन एंड ऑफ पी रहा है, जिसकी बहुत रेगुलर पोलियो की इम्यूनाइजेशन नहीं हो रही है। अब अगर उन बच्चों के आसपास इस किस्म का कोई केस आ जाता है सामने, तो जिस बच्चे में आया है वो तो इफेक्टेड हो ही गया है, और मतलब हो सकता है कि उसमें आगे जाके वो सिम्टम्स जो हैं वो बड़े वाजे तौर पर नजर आने लग जाएं जैसे जैसे वो बड़ा होता रहे। लेकिन जो बच्चे रेगुलरली इम्यूनाइज नहीं हो रहे पोलियो से, उनमें कितना खतरा है उस बच्चे से लग जाने का पोलियो वायरस? जो शिफा जो रेगुलरली इम्यूनाइज नहीं होते, वक्त के साथ उनकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। पोलियो का ये जो ओरल वैक्सीन है, इसकी एक वक्ती तौर की इम्यूनिटी होती है, और ये इम्यूनिटी आंत के अंदर होती है, इसको म्यूकोजल इम्यूनिटी कहते हैं। ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है अगर आपने रिसेंटली पोलियो की डोज ना ली हो। इसलिए हम चाहते ये हैं कि 5 साल से कम के बच्चे, जब भी हुकूमत की मुहिम चले, और हुकूमत की मुहिम जनरली आप देखेंगे साल के आखिरी 6 महीनों में ज़रा 3-4 दफ़ा होती है, शुरू में इतनी नहीं होती। ये हाई सीज़न है पोलियो का, ये ह्यूमिड बारिशों वाला मौसम जो है, इसके अंदर ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कराची जैसा शहर जिसमें इतनी आबादी है, इतनी मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस बॉर्डर और विद इन कंट्री है, इसमें कॉन्स्टेंटली कराची की पॉपुलेशन जो है वल्नरेबल होती है, क्योंकि अनइम्यूनाइज्ड बच्चा आके ट्रांसमिट कर सकता है आपकी पॉपुलेशन को। तो इल्तमास ये है कि जो यहाँ पर रहते हैं वो इसी तरीके से अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखें, बच्चों को रेगुलर डोजेस लगा के, और जो मुसाफिर हजरात आ रहे हैं अगर घर में नहीं है तो ट्रांजिट पॉइंट्स पे भी हुकूमत टोल प्लाजाज पे, एयरपोर्ट पे, ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे भी 19 और 25 के बीच में अपनी टीम्स बिठाएगी। तो लापरवाही ना करें और कोशिश करें कि आप अपनी वैक्सीनेशन बच्चों की बूस्ट करें, यानी कि उसको थोड़ा सा स्टेप अप करें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर फातिमा मीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और ये बड़ी ख़तरे की बात है कि 2 साल से कराची में एक केस भी दरियाफ़्त नहीं हुआ। अब ये एक केस दरियाफ़्त हुआ है, तो अब ये ज़ाहिर है बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा। अल्लाह ना करे कि हम दोबारा से ऐसे मौके देखें या ऐसी खबरें हमारे मीडिया पर आएँ कि जी मज़ीद पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और हमें आप इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।